अस्सलामुअलैकुम। वह तैयारा बाकू जजीरे के रनवे पर उतर गया था। यह अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ था कि किन लोगों ने तैयारे को अगवा करके जजीरे में पहुंचाया है। ये सिर्फ टेलीपैथी वाले जानते थे। सानी ने अली तैमूर की तरफ झुककर सरगोशी में कहा, हम हाईजैक करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो सब मुसलमान हैं। उन्होंने MIM मुजाहिदीन फॉर इस्लामिक मिशन के नाम से एक नई तंजीम कायम की है। ये मुजाहिदीन दरअसल PLO और इसराइली मुआहदे के खिलाफ हैं। फिर दर पर्दा उर्दन और इसराइल के दरमियान दोस्ताना मुआहदे की तैयारियां हो रही हैं। ये मुजाहिदीन आइंदा से होने वाले मुआहदों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। अली ने कहा, हाँ, पहले कैंप डेविड समझौता हुआ, फिर यासिर अरफात ने इसराइल से समझौता किया। सियासी हालात बता रहे हैं कि उर्दन और शाम भी इसराइल से मुआहदे के लिए तैयार बैठे हैं। इस तरह इस्लामी ममालिक रफ्ता रफ्ता इसराइली हुकूमत को तस्लीम करते जा रहे हैं। ये बताओ, ये मुजाहिदीन यहाँ कितने हैं? पायलट कैबिन में 3 हैं। कैबिन के बाहर हम मुसाफिरों के दरमियान 5 हैं। अभी उन 5 ने खुद को जाहिर नहीं किया। ये तैयारा एक कॉर्नर रनवे पर रुक गया है। अब ये खुद को जाहिर करेंगे। दाऊद मंडोला ने भी कैबिन के अंदर से अनाउंसर के जरिए इन तीनों मुजाहिदीन के दिमागों में पहुंचकर यही मालूमात हासिल की थी जो सानी और शीतारा मालूम कर चुकी थी। उसके पास बैठी हुई शिल्पा ने कहा, यह क्या गड़बड़ हो गई है? पता नहीं कौन लोग हैं और किन मकासद के लिए हमें यहाँ ले आए हैं। मंडोला ने अनजान बनकर कहा, पता नहीं, हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। शायद थोड़ी देर में कुछ मालूम हो सके। थोड़ी देर बाद एक तगड़ा सा जवान मुसाफिरों के दरमियान से उठा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मंडोला के पीछे आया। क्योंकि वो जहाज़ का आखिरी हिस्सा था, मंडोला जिस आखिरी कितार में बैठा हुआ था उसके पीछे हॉस्टस और स्टीवर्ड के कैबिन और टॉयलेट वगैरह थे। उस जवान ने बुलंद आवाज़ से कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उसकी बुलंद आवाज़ पर तमाम मुसाफिरों ने अपनी सीटों पर से पलटकर या उठकर उसे देखा और मंडोला ने भी सर घुमाकर उसकी तरफ नज़र डाली। वह जवान अपने दोनों हाथ उठाकर बोला, आप मुझे देखें, मैं खाली हाथ हूँ। आप में से किसी मुसाफिर को हमारी ज़ात से नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये वादा करने के बाद ऐलान करता हूँ कि मैंने और मेरे साथियों ने इस तैयारी को यहाँ तक पहुँचाया है। तमाम मुसाफिर एक दूसरे को देखने और आपस में तबसरे करने लगे। एक बूढ़े मुसाफिर ने पूछा, अगर तुम इतने रहमदिल और इंसान दोस्त हो कि हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते तो फिर हमें हमारी मंजिल से भटकाकर हमें क्यों तकलीफ़ पहुँचा रहे हो? क्यों मासूम बच्चों और ख़वातीन को दहशत ज़दा कर रहे हो? नौजवान ने कहा, हमें एहसास है कि कमज़ोर दिल के मुसाफिर खौफज़दा रहेंगे और बीमारों की खातिर ख्वाह दवाएँ नहीं मिलेंगी। फ़लस्तीन में भी बरसा बरस से मुसलमान अच्छी तालीम और बाकायदा इलाज के लिए और खुशहाल समाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए तरसते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने उन फ़लस्तीनी मुसलमानों को कभी उनके जायज़ हकूक़ नहीं दिलाए। वो मुसलमान बरसों से अजाबों में मुब्तला रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटों या 24 घंटों तक तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी। एक और मुसाफिर ने उठकर पूछा, आप लोग किन मोतबर अदारों से अपने मुतालबात मनवाने वाले हैं? नौजवान ने पूछा, आप हजरात में तालीम याफ्ता, दानिशवार और सियासतदान मौजूद हैं। आप बताएं, क्या हम इंसानों की दुनिया में ऐसा कोई सच्चा और मोतबर अदारा है जो इंसानियत की खिदमत कर रहा हो? क्या बोस्निया और सोमालिया में लाखों मुसलमानों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत सारी दुनिया खामोश नहीं है? क्या कश्मीर का एक एक मुसलमान अपने हकूक़ के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा और वह कश्मीर जन्नत नज़ीर शहीदों का मुकम्मल कब्रिस्तान बन जाएगा? तब भी दुनिया के किसी गोशे से इंसानियत इसलिए बेदार नहीं होगी कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, उन्हें मरने दो। उस मुसाफिर ने सवाल किया, जब आप ये जानते हैं कि मुसलमानों को भरी दुनिया में इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो फिर इस तैयारे को अगवा करने और हमें यरगमाली बनाने के बाद क्या तुम्हें जायज़ हकूक़ मिल जाएंगे? जवान ने कहा, हकूक़ नहीं मिलेंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा, मगर इंसाफ के लिए हमारी ये लड़ाई है। हम अपने मुल्क में यह जंग लड़ते तो लड़ाई महज एक खबर होती, लेकिन अमरीका के साली जजीरे पर इस तैयारे को लाकर हमने ये बात यकीनी बना दी है कि इस अगवा की खबर धमाका बनकर सारी दुनिया में फैलेगी। हमारी तंजीम का नाम MIM यानी मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन है। ये बिल्कुल नई तंजीम है और ये हमारा पहला एहतजाजी कारनामा है। मुसाफिरों के दरमियान से एक और सेहतमंद जवान ने उठकर एक हथियार की नुमाइश करते हुए कहा, हमने अभी तक अपने हथियारों को सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। अगर तमाम मुसाफिर पुरअमन रहेंगे तो हमें दोस्त पाएंगे। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। हम सिर्फ उनके दुश्मन हैं जो मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और तरह तरह के हथकंडों से मुसलमानों की तादाद कम से कम करना चाहते हैं। जिहाद के एक और हिस्से से एक नौजवान हथियार लेकर उठा, फिर कहने लगा, हमारी जंग फ़लस्तीन में नहीं होगी, बोस्निया और कश्मीर में नहीं होगी। हम ऐसे तमाम हकूक़ से महरूम ममालिक के बाहर उन गैर इस्लामी ममालिक में गैर मुस्लिमों से वही सलूक करेंगे जो वो मुसलमानों से कर रहे हैं। चूँकि इस्लाम दुश्मनी में अमरीका सरफ़हरिस्त है, इसलिए हम अपने मिशन के पहले मरहले पर यह तैयारा अमरीका के ही एक जजीरे में लेकर आए हैं। एक और मुसल्ला जवान ने अगली कितार से उठकर कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे 3 मुजाहिदीन पायलट कैबिन में हैं और वो अमरीकी काबरीन से कुछ अहम मालूमात पर गुफ्तगू कर रहे हैं।
अगर वो मामला तय हो जाएंगे तो हम इस तैयारी को न्यूयॉर्क ले जाने की इजाज़त दे देंगे। अली तैमूर ने अपनी जगह से उठकर पूछा, हमें यकीन है कि मामलात तय हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कम से कम 250 मुसाफिरों की ज़िंदगी बचाने का मसला है। ये मसला हल हो जाएगा। आप इस तैयारी को भी न्यूयॉर्क पहुँचा देंगे। मुजाहिदीन का अंजाम क्या होगा? क्या मुसाफिरों को निजात दिलाने के बाद वो आपको आसानी से जाने देंगे? एक और मुसल्लम मुजाहिद ने मुसाफिरों के दरमियान से उठकर कहा, मिस्टर, तुम हमारा अंजाम पूछ रहे हो? तुमने आम मुसलमानों को देखा होगा, सच्चे मोमिनीन को नहीं देखा होगा। हम जैसे मुजाहिदीन राह हक पर शौक़ शहादत में निकलते हैं तो अपने अंजाम का कफन पहन कर निकलते हैं। अली ने मुस्कुरा कर कहा, सच्चे जज्बों को दुनिया की कोई ताकत कफन नहीं पहना सकती। मेरे मुजाहिदों, अपने इस ईमान अफरोज़ अमल को जारी रखो। यहाँ मुझ जैसे कुछ मुसलमान हैं जो तुम्हारा साथ देंगे। अली ये कहकर बैठ गया। शीतार और सानी ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ थीं। उधर मंडोला भी रह रहकर कैबन वाले 3 मुजाहिदों के अंदर जा रहा था। उनके ख्यालात से पता चला कि इन मुजाहिदीन की तंजीम MIM का सरबराह कोई पुरस्कार शख्स है और शायद वसी ज़राए का मालिक है। इस तंजीम के मुजाहिदीन कई ममालिक में मौजूद हैं। वह सब कई बरस से मुख्तलिफ ममालिक में जिहाद करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त तरबियत हासिल करते रहे हैं। MIM का सरबराह इस तरह भी पुरस्कार समझा जाता था कि उसकी पेशगोइयाँ दुरुस्त हुआ करती थीं। इस नई तंजीम के पहले मिशन में उसने 8 नौजवान मुजाहिदीन से कहा था कि तैयारी गवाह करो तो तुम्हारे मुतालबात मान लिए जाएंगे। तुम सबको गिरफ्तार ना करने का वादा भी किया जाएगा, लेकिन वादा वफा नहीं होगा। जब वो वादे से फिरेंगे तो MIM का सरबराह उन्हें सही सलामत रिहाई दिलाकर वापस ले आएगा। मंडोला, सानी और शीतारा ने उन 8 मुजाहिदीन के ख्यालात पढ़े, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि वो पुरस्कार सरबराह कौन है और कहाँ रहते हैं। किसी मुजाहिद ने भी उसे आज तक नहीं देखा था। शीतारा, सानी और अली के लिए ये तशवीश की बात नहीं थी कि वह सरबराह कौन है। जो भी होगा दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आइंदा किसी बुरे वक्त पर इन 8 मुजाहिदीन के काम आने का इरादा कर लिया था। मंडोला तशवीश में मुब्तला हो गया था कि कोई सरबराह सच्ची पेशगोइयाँ कैसे करता है, और कैसे इतने एतमाद से कह दिया कि उन 8 मुजाहिदीन पर आंच नहीं आएगी, और आएगी तो वो उन्हें सही सलामत वापस ले आएगा। इससे मंडोला को ये अंदेशा हो रहा था कि वो सरबराह कोई पुरस्कार गैर मामूली इल्म जानता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो टेलीपैथी जानता हो और ख़ुद को अपने ही मुजाहिदीन की नज़रों से ओझल रखकर उनके काम आ रहा हो। जैसा कि दाऊद मंडोला खुद पुरस्कार रहकर खुफिया यहूदी तंजीम का सरबराह बना हुआ था, और इस तंजीम का कोई आदम बरादर और कोई टेलीपैथी जानने वाला अपने पुरस्कार बॉस मंडोला को नहीं जानता था। इसी तरह वो सोच रहा था कि कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला भी MIM जैसी तंजीम का एक नादीदा पुरस्कार बॉस बना हुआ है। यूँ सोचने से दाऊद मंडोला की हालत पतली हो रही थी। वह समझ रहा था कि अगर वाकई ऐसी ही कोई बात है और मुजाहिदीन की तंजीम का बॉस टेलीपैथी जानता है तो वो अपने 8 बंदों के दिमागों में आ रहा होगा या जा रहा होगा, और मंडोला ने ज़रा सी भी गलती की तो वो उसके दिमाग में भी आना चाहेगा, और वो सांस रोकेगा तो शुबा और बढ़ जाएगा। फिर वो अपने किसी मुजाहिद के ज़रिए उसे ज़ख्मी करके उसके दिमाग में पहुंच जाएगा। इसके बाद खुफिया यहूदी तंजीम का राज मालूम कर लेगा और तमाम यहूदी टेलीपैथी जानने वालों को अपना गुलाम बना लेगा। उन गुलामों की फहरिस्त में मंडोला का नाम भी ज़रूर होगा। दाऊद मंडोला की परेशानियां बढ़ गईं। शिल्पा ने कहा, तुम बड़ी देर से खामोश और परेशान नजर आ रहे हो। वो बात बनाते हुए बोला, हम मंजिल से करीब आकर दूर हो गए हैं, क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? हाँ, मैं भी परेशान हूँ। सोचती हूँ कहीं हमारा और मुसाद से ताल्लुक़ का भेद हमारी किसी गलती से न खुल जाए। मंडोला ये पहलू भुला चुका था कि वह शिल्पा के सामने मुसाद का एजेंट बना हुआ है, और शिल्पा की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वह हसास दिमाग नहीं रखती है, पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करती है। अगर मुजाहिदीन का सरबराह शिल्पा के दिमाग में आएगा तो उसके हम सफ़र मुसाद के एजेंट को भी नहीं बख्शेगा। उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो किसी नामालूम और ख्याली टेलीपैथी जानने वाले सरबराह से खौफजदा था। ये नहीं जानता था कि ख्याल ख्वानी करने वाली सानी और शीतारे इसी जहाज़ में मौजूद हैं। फ़िलहाल जो कुछ वो जानता था या जैसी क्या सराई कर रहा था उसके मुताबिक अब वो शिल्पा से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने फ़ौरन ही शिल्पा के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे गहरी नींद में पहुंचाया। फिर उसकी ख्वाबीदा दिमाग पर तनवीमी अमल करने लगा। तैयारी का गवाह और सैकड़ों मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाला वाक़या कोई मामूली नहीं था, मगर इतने बड़े वाक़े के मुकाबले में अपनी सलामती की फ़िक्र पहले थी। इसलिए उसने शिल्पा के दिमाग में ये नक्श कर दिया कि वह अपने पास बैठे हुए हमसफ़र मिस्टर हाइड यानी मंडोला का सिर्फ नाम जानती है। ये बहुत ही बोर हमसफ़र है, इसलिए उसने मिस्टर हाइड से ना दोस्ती किया और ना ही इसके मुतल्लिक कुछ जानती है, और ऐसे बोर आदमी के मुतल्लिक कुछ जानना गोया वक्त ज़ाया कर दें। फिर उसने शिल्पा के दिमाग से यह हकीकत भी मिटा दी कि उसका ताल्लुक़ रॉ से है। भारत और इसराइल के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। वो नहीं चाहता था कि राक की एक एजेंट का भी भेद खुल जाए। उसने खुद को और शिल्पा को किसी नादीदा ख्याल ख्वानी करने वाले से महफूज करने के बाद कैबिन के एक मुजाहिद की आवाज़ सुनी। वह स्पीकर के जरिए मुसाफिरों के दरमियान रहने वाले मुजाहिदीन में से एक को मुखातिब करके कह रहा था, ब्रादर यासीन अल असद, यहाँ कैबिन में आ जाओ। इस जजीरे की इंतज़ामिया के आला अफसरान हमसे मुज़ाकरात करना चाहती हैं। इस कैबिन से बाहर रनवे की तरफ दरवाज़ा खोला जाएगा, फिर तुम्हारे जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। एक मुसल्लम मुजाहिद ने अपना हथियार उस मुजाहिद को दिया।
जो मंडोला के पीछे खाली हाथ खड़ा था। फिर वो तेजी से चलता हुआ पायलट कैबिन के पास आया। उसका दरवाज़ा चंद सेकंड के लिए खुला, फिर उसके कैबिन में जाते ही बंद हो गया। मंडोला उसके दिमाग में रहकर देख रहा था। पायलट कैबिन का दूसरा दरवाज़ा बाहर की तरफ खुल गया था। मुजाहिद यासीन अल असद ने दरवाजे की बुलंदी से नीचे रनवे पर छलांग लगाई और बखैरियत वहां पहुंचकर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। मुजाहिदीन ने त्यारे के दरवाजे से सीढ़ी लगाने की इजाज़त नहीं दी थी और ये धमकी दी थी कि सीढ़ी लगाई जाएगी या मुसल्लह फौजी त्यारे के करीब आएंगे तो त्यारे के अंदर मुसाफिरों की सलामती की ज़मानत ख़त्म हो जाएगी। जजीरे के मुसल्लह फौजी त्यारे से 100 गज के फासले पर खड़े थे। यासीन अल असद एक अफसर के साथ चलता हुआ वहाँ के छोटे से एयरपोर्ट की इमारत में आया। वहाँ के एक बड़े से कमरे में चंद फौजी अफसरान और दूसरे सरकारी ओहदेदारान बैठे हुए थे। उनमें से एक ने पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? यासीन अल असद ने कहा, तुम सब बैठे हुए हो और मैं खड़ा हूँ। पहले आने वाले की इज्जत करना सीखो, उसे बैठने के लिए कहो, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करो। एक आला ओहदेदार ने कहा, हमारे मुल्क के त्यारे में 245 मुसाफिरों की सलामती का मसला है, इसलिए अकड़ कर बोल रहे हो। ठीक है, बैठ जाओ। वो एक खाली कुर्सी पर बैठकर बोला, अकड़ने की बात ही है। तुम्हारी कमज़ोरी हमारे हाथों में है और हम मुसलमानों की कमज़ोरी तुम्हारे हाथों में रहती है, जिनके सबब तुम लोग अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालतों में भी बैठकर अकड़ते रहते हो। इस तरह अकड़ना तुम लोगों ने ही हमें सिखाया है। ठीक है, हम तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे सवालों का जवाब दो कि तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो। हमारी तंजीम का नाम MIM यानी मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन है। PLO और हुकूमत इसराइल के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे पर हमें एतराज़ है। एक आला ओहदेदार ने कहा, यह PLO और हुकूमत इसराइल का मामला है। तुमने हमारे मुल्क के त्यारे को क्यों अगवा किया है? इसलिए कि अमरीका दरअसल इसराइल का नाजायज़ बाप है। बेटे को चोट लगे तो बाप को तकलीफ पहुंचेगी। ये बात सारी दुनिया जानती है कि अमरीका के साए में वो मुआहदा अमल में आया है। एक ने पूछा, तुम लोगों को इस मुआहदे पर क्या एतराज़ है? यही कि गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनियों को जो आज़ादी दी गई है वो आज़ादी नहीं बल्कि एक कड़वी गोली है जो शक्कर में लपेट कर दी गई है। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि आज़ादी नहीं दी गई, आज़ादी के नाम पर धोखा दिया गया है, तो हमें यह भी बताओ कि धोखा कैसे दिया गया है। यासीन अल असद ने कहा, मुआहदे के मुताबिक इसराइल के मगरबी किनारे और गज़ा के इलाके में फ़लस्तीनियों को महदूद इख्तियारात हासिल होंगे। जब आज़ादी दी गई तो इख्तियारात महदूद क्यों हैं? साफ ज़ाहिर है कि लामहदूद इख्तियारात यहूदी हुक्मरानों के पास ही रहा करेंगे। एक ओहदेदार कुछ कहना चाहता था। यासीन अल असद ने हाथ उठाकर कहा, हमारे एतराज़ात आप कागजात पर नोट करते जाएं। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद आप अपनी ज़ुबान खोलें। फिर उसने कहा, इस मुआहदे का आर्टिकल 6 शिक 2 के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी इलाके से जाने के बाद फिर किसी भी वक्त आ सकेगी। फ़लस्तीनी मुसलमानों की अपनी दिफाई फ़ौज नहीं होगी। आर्टिकल 13 शिक 1-3 के मुताबिक सिर्फ इसराइली फ़ौज ही नहीं, इसराइल में बसने वाले तमाम यहूदी भी किसी रोक टोक के बगैर नाम नेहाद आज़ाद फ़लस्तीनी इलाके में आते जाते रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसराइल हुकूमत ने फ़लस्तीनी मुसलमानों को अपनी किताबें स्कूल में पढ़ाने से मना कर दिया है। ये कैसी आज़ादी का मुआहदा है जो मुसलमानों को तालीमी पहलुओं से भी गुलाम बनाए रखने के लिए अमरीका की सरपरस्ती में किया गया है। यासीन अल असद इस मुआहदे के एक आर्टिकल और शिक के हवाले से एतराज़ात पेश कर रहा था। फिर उसने कहा, हम मुसलमान हैं और कुरान मजीद को अपनी आखिरी आसमानी किताब हदायत तस्लीम करके उन हदायत पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यहूदियों का मगजूब कौम करार दिया है और वाज़ेह किया कि मुसलमानों के सबसे पहले और सबसे आखिरी दुश्मन यहूदी हैं। और हम ये देखते आ रहे हैं कि ये यहूदी सांपों की तरह अपने मौसिनों को भी डस लिया करते हैं। अमरीका इनका मौसिन है और जानता है कि यहूदी मौका मिलने पर उसे भी किस तरह डसते रहते हैं। एक ओहदेदार ने कहा, बेशक बाज़ औक़ात वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, मगर इन यहूदियों के वजूद से हमें फ़ायदे भी बहुत हैं। क्या तुम लोगों ने वो मुआहदे मनसूख करने के लिए त्यारे को अगवा किया है? यासीन अल असद ने कहा, यह हम अच्छी तरह समझते हैं कि त्यारे के मुसाफिरों को आज़ाद कराने के लिए मुआहदे को मनसूख कराने का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन दर पर्दा उसे बहाल रखा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जब हम मुसाफिरों को त्यारे से निकाल कर जाने की इजाज़त देंगे और वह रिहाई पाकर चले जाएंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक आला अफसर ने कहा, हम वादा करते हैं कि 245 मुसाफिरों की सलामती के एवज़ तुम सब की कदर करेंगे और तुम्हें वापस जाने की इजाज़त देंगे। हमें सब्ज़ बाग न दिखाओ, हम तमाम मुसाफिरों को रिहा कर देंगे। हमारी सिर्फ एक शर्त है और वो ये कि अखबारात, रेडियो, TV के हर चैनल के ज़रिए सारी दुनिया में इस त्यारे के अगवा होने और अगवा किए जाने के मकासद की तशहीर की जाए। क्या तशहीर होने तक तमाम मुसाफिरों को हब्स बेजा में रखा जाएगा? अभी हब्स बेजा की बात न करें, जहाज़ का एयर कंडीशनर काम कर रहा है, अंदर घुटन नहीं है, कम अज़ कम 12 घंटे तक के लिए खाने पीने का तमाम सामान वही मौजूद है। फिर यह कि सैटेलाइट के ज़रिए इतनी बरकरफ्तारी से सारी दुनिया में तशहीर होती है कि आप लोग बरकरफ्तारी से हमारे मुतालबा पर अमल करेंगे तो मुसाफिर भी चंद घंटों में रिहाई हासिल कर लेंगे। एक आला अफसर ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं अभी जाकर आला हुक्काम से रब्ता करता हूँ, जल्दी तुम्हारा मुतालबा पूरा हो जाएगा। यासीन अल असद ने कहा, तमाम दुनिया को ये बात ख़ास तौर से बताई जाए कि यह मज़कूरा मुआहदा बाद में बहाल किया गया
या किसी और इस्लामी मुल्क से हुकूमत इसराइल ने खुद को मनवाने के लिए कोई मुआहदा किया तो MIM के जाँ फरोश मुआहदे करने वालों की नींदें उड़ा देंगे। हम ममलिकत इसराइल को ना तस्लीम करते और ना कभी करेंगे। वाल अफसर उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया। दूसरे कमरे में ट्रांसमीटर, टेलीफोन और वाशिंगटन से फौरी राब्ते के तमाम इंतजाम थे और वहाँ कई माहिरीन बैठे हुए अपने फ़राइज़ अदा कर रहे थे। आला अफसर ने एक फ़ोन के ज़रिए सुपर मास्टर से पूछा, सर, आपने त्यारे अगवा करने वाले मुजरिम की तमाम गुफ्तगू खुफिया राब्ते के ज़रिए सुन ली होगी। सुपर मास्टर ने कहा, हाँ सुन चुका हूँ। त्यारे के पायलट कैबिन में जो 3 मुसल्लह मुजरिम हैं उनकी आवाज़ें भी यहाँ रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब उन सब की शामत आ गई है। सर, मैं समझा नहीं, क्या उनका मुतालबा पूरा नहीं किया जाएगा? उनका मुतालबा है कि सारी दुनिया के इस्लामी ममालिक को वार्निंग दे दी जाए कि कोई इस्लामी हुकूमत से किसी किस्म का मुआहदा न करे। मुआहदा करने का मतलब ये होगा कि इसराइल को तस्लीम कर लिया गया है। अगर हम तमाम तशहीरी मीडिया से इस वार्निंग को दुनिया वालों के सामने लाएंगे तो हम इसराइल को बाकायदा मुआहदों के ज़रिए रफ्ता रफ्ता तमाम इस्लामी ममालिक से तस्लीम नहीं करा सकेंगे। सर, आप दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन इन 245 मुसाफिरों का क्या बनेगा? वह सब जिंदा सलामत रहेंगे। इस नई तंजीम MIM को पहले ही मरहले में बुरी तरह नाकाम बना दिया जाएगा और इस तंजीम के मुजरिमों को मौत की सज़ा दी जाएगी। तो फिर मुसलमानों की कोई तंजीम हमारे खिलाफ सर उठाने की जरूरत कभी नहीं करेगी। तो फिर मैं इस त्यारा अगवा करने वाले यासीन अल असद को अभी क्या जवाब दूँ? इसे गिरफ्तार कर लो। बाकी त्यारे के अंदर जितने मुजरिम हैं उनसे मैं निमट रहा हूँ। वो आला अफसर वहाँ से चलता हुआ बड़े कमरे में आया जहाँ यासीन अल असद फौजी अफसरान और सरकारी अहदेदारान के साथ बैठा हुआ था। उसने आते ही यासीन अल असद से कहा, यू नॉनसेंस, खड़े हो जाओ, इस लम्हा से तुम ज़ेरे हिरासत हो। आला अफसर के हुक्म से 2 फौजी जवानों ने यासीन अल असद को 2 तरफ से गन पॉइंट पर रख लिया। तीसरा फौजी उसे हथकड़ी पहनाने लगा। दाऊद मंडोला ख्याल ख्वानी के जरिए ये तमाम कार्रवाइयाँ देख रहा था। अब ये देखना था कि सुपर मास्टर त्यारे के अंदर रहने वाले मुसल्लह मुजाहिदीन को किस तरह मजबूर और बेबस बनाएगा। मंडोला की तरह सानी और शीतारा भी ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ थी। उन्होंने पायलट कैबिन के मुसल्लह मुजाहिदों के अंदर आकर देखा। वहाँ एक मुजाहिद के दिमाग में पाशा की सोच की लहरें सुनाई दी। वह उस मुजाहिद से कह रहा था, तुम सब कितने अहमक और जज्बाती मुसलमान हो। अगवा करने का इतना बड़ा कदम उठाने से पहले ये नहीं सोचा कि अमेरिका में हम जैसे टेलीपैथी जाने वाले रहते हैं। सानी और शीताना ने बड़ी हैरानी से पाशा की आवाज़ सुनी। फिर सानी ने अली से कहा, सुपर मास्टर ने पाशा को ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म दिया है। वह एक मुजाहिद के दिमाग में बोल रहा है। अली ने कहा, दूसरे मुजाहिदीन के अंदर भी जाओ, मालूम करो कि सुपर मास्टर ने पाशा की तरह और कितने ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा किए हैं। मामला पेचीदा हो रहा है, पापा को बुलाओ। मामला वाकई पेचीदा हो रहा है। शीतारा दूसरे मुजाहिद के अंदर पहुंचकर दम बखुद रह गई क्योंकि उसके अंदर पूजा की सोच की लहरें सुनाई दे रही थीं। सुपर मास्टर ने उसे भी टेलीपैथी का इल्म देकर अपना ताबेदार बना लिया था। पूजा भी एक मुजाहिद से कह रही थी, मैं टेलीपैथी का नादीदा बॉम्ब हूँ, तुम्हारे जैसे पागल मुसलमानों के दिमाग में ब्लास्ट होती हूँ। देखो, तुम्हारे हाथों से गन छूटकर गिर पड़ी है। ऐसा कहते उस मुजाहिद के हाथों से गन छूटकर गिर पड़ी। उसने अपने साथी मुजाहिद को देखा। उसके हाथों में भी गन नहीं रही थी। वह अपने कदमों में पड़े हुए हथियार को उठाने के लिए झुकना चाहता था। फिर पाशा उसे हथियार तक पहुंचने नहीं दे रहा था। पूजा भी दूसरे मुजाहिद के साथ यही कर रही थी। तीसरे मुजाहिद ने अपने दोनों साथियों से पूछा, तुम दोनों ने हथियार क्यों फेंक दिए? ऐसा कहते ही खुद उसने भी अपने हथियार को नीचे फेंक दिया। इसका मतलब ये था कि पूजा और पाशा के अलावा कोई तीसरा ख्याल ख्वानी करने वाला भी था। सानी के बुलाते ही मैं वहाँ पहुँच गया था और मेरे बाद सलमान, सुल्ताना वगैरह एक एक करके पहुँचते जा रहे थे। पहले हम खामोशी से मालूम करना चाहते थे कि सुपर मास्टर ने कितने ख्याल ख्वानी करने वाले जमा कर रखे हैं, क्योंकि पाशा और पूजा का टेलीपैथी सीखना और दुश्मनों का ताबेदार बनना हमारी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमारे दुश्मन बनकर मुकाबले पर आएंगे। पाशा तो कभी दोस्त और कभी दुश्मन बनता रहता था, लेकिन पूजा जैसी मासूम लड़की के लिए अफसोस हो रहा था। अफसोस इसलिए भी हो रहा था कि मशीन से गुजरने के बाद वो मासूम और भोली भाली नहीं रही होगी। उसे मक्कार और चालबाज बना दिया गया होगा। उन दोनों की तरह पता नहीं और कितने टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए गए होंगे। मैंने सलमान से कहा, खुद को जाहिर किए बगैर जहाज़ के अंदर मुजाहिदीन की मदद करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए माइक हरारे को मुखातिब किया। फिर कहा, अभी 9 बजे हैं, तुम्हें 10 बजे ट्रांसफार्मर मशीन पर पहुँचाया जाएगा। मैं वादे के मुताबिक आ गया हूँ। फरहाद साहब, आप ज़ुबान के धनी हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया है कि अब मुझे 10 बजे नहीं, दोपहर के 2 बजे इस मशीन से गुजारा जाएगा। क्या तुमने उनसे ये नहीं पूछा कि वक्त क्यों बदल दिया गया है? मैंने पूछा था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सुपर मास्टर एक दूसरे अहम मामले में मसरूफ़ है। यानी तुम्हें यह नहीं बताया गया कि वह दूसरा अहम मामला क्या है? नहीं, ये लोग अब मुझे दूसरी बार मशीन से गुजारने और अपना वफादार और जानिसार बनाने के बाद ही मुझ पर भरोसा करेंगे। क्या तुम जानते हो कि उन्होंने पूजा और पाशा को भी मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म देकर ताबेदार बनाया है? ये मेरे लिए नई इतला है। अगर आपकी मालूमात दुरुस्त है तो फिर ये लोग कुछ और नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर चुके होंगे। मेरी मालूमात पूजा और पाशा की हद तक दुरुस्त हैं।
उनके अलावा कितने और टेलीपैथी जानने वाले हैं यह भी मालूम नहीं हो सका। बहरहाल मैं दोपहर 2 बजे से पहले तुम्हारे पास आऊँगा, अब जा रहा हूँ। मैं उसके पास से चला आया। उसे ये नहीं बताया कि इख्तियार के अगवा के सिलसिले में क्या हो रहा है। खुद उसका सुपर मास्टर और दूसरे फौजी अफसरान उसे इस मामले में मुलविस नहीं कर रहे थे और इस मामले में मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं थी। वह सुपर मास्टर से बदजन होने के बावजूद अपने मुल्क और कौम का वफादार था। त्यारे के अगवा के मामले में हमारी मुखालफत कर सकता था। मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर त्यारे में आ गया। वहाँ पायलट कैबिन में तीनों मुजाहिदीन के हाथों से हथियार गिर चुके थे। पूजा एयर होस्टेस के दिमाग में पहुंचकर उसके जरिए एक हथियार उठाकर पायलट और को पायलट से कह रही थी, तुम दोनों बाकी ये 2 हथियार उठा लो। पायलट और को पायलट ने हथियार उठा लिए। पूजा ने होस्टेस की जुबान से एक मुजाहिद को मुखातिब किया, फिर कहा, अब तुम इस माइक को संभालो और मुसाफिरों के दरमियान तुम्हारे जो असला बरदार साथी हैं उन्हें एक एक करके यहाँ बुलाओ, हम उनके हाथों से भी हथियार गिराएंगे। उस मुजाहिद ने कहा, हम समझ रहे हैं, हम पर टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन टेलीपैथी सीख लेने से अकल नहीं आती। तुम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। पाशा ने एक पायलट की जुबान से पूछा, ज़रा हम भी तो सुने कि हमसे क्या गलती हो रही है। दूसरे मुजाहिद ने कहा, हम यहाँ 3 हैं और वहाँ मुसाफिरों के दरमियान 5 मुजाहिदीन हैं, जिनमें से यासीन अल असद त्यारे से बाहर चला गया है। तुम्हें यह सुनकर यकीन नहीं आएगा कि उसके बाहर जाने के बाद भी मुसाफिरों के दरमियान 5 मुजाहिदीन हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़े हैं और ये अच्छी तरह मालूम किया है कि जहाज़ को अगवा करने वाले तुम सिर्फ 8 मुजरिम हो। तीसरे मुजाहिद ने हंसते हुए कहा, तुमने हमारे वो चोर ख्यालात पढ़े हैं जो हमने पढ़ने दिए हैं। हम चाहें तो तुम में से कोई हमारे अंदर नहीं आ सकेगा। यकीन ना हो तो अब आकर देख लो। मेरी ख्याल ख्वानी करने वालों ने उन तीनों मुजाहिदीन के दिमागों पर कब्जा जमा लिया। पूजा, पाशा और ना जाने कितने ख्याल ख्वानी करने वाले उनके अंदर आ रहे थे। उनके ख्यालात पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इन कोशिशों में नाकाम होकर उनके अंदर जलजला पैदा करना चाहते थे। मगर तीनों मुजाहिदीन के दिमाग जैसे फौलाद हो गए थे। किसी भी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले का कोई हरबा काम नहीं आ रहा था। एक मुजाहिद ने कहा, हम में से किसी के भी दिमाग में जलजला पैदा करने की हमाकत ना करो। अगर हम तकलीफ से चीखने लगेंगे तो मुसाफिरों के दरमियान रहने वाले मुजाहिदीन खतरे को भांप लेंगे, फिर एक मुसाफिर को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर पूजा ने हॉस्टेस की जुबान से पूछा, क्या तुम्हारे अंदर टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं? एक मुजाहिद ने कहा, हमने टेलीपैथी के मुतल्लिक बहुत कुछ सुना है, मगर हम में से कोई ये इल्म नहीं जानता। दूसरे मुजाहिद ने कहा, दरअसल हमारे सरबरा ने हम पर ऐसा तनवीम अमल किया है कि हम जब चाहें अपने दिमाग को फौलाद बनाकर दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों को भगा सकते हैं। पाशा ने पायलट के जरिए पूछा, जब हमने तुम्हारे अंदर पहुंचकर तुम्हारे हाथों से हथियार गिराए तो उस वक्त तुमने हमारा रास्ता क्यों नहीं रोका? हमें हथियार हासिल करने का मौका क्यों दिया? इसलिए मौका दिया कि तुम इन हथियारों का बोझ उठाए रहो। इनमें से एक भी गोली तुम्हारा बाप भी नहीं चला सकेगा, क्योंकि यहाँ एक गोली चलेगी तो मुसाफिरों के दरमियान क़यामत बर्पा हो जाएगी। एक और मुजाहिद ने कहा, वहाँ हमारे साथियों के पास सिर्फ हथियार ही नहीं, हैंड ग्रेनेड भी हैं, और वह तमाम साथी भी हमारी तरह जब चाहें अपने दिमागों को फौलाद बनाकर दुश्मनों का रास्ता रोक लेते हैं। दाऊद मंडोला कभी हॉस्टेस और कभी पायलट के अंदर जाकर यह सब कुछ सुन रहा था। उसने मुजाहिदीन के अंदर जाकर भी मालूम किया, वाकई उनके दिमाग फौलाद बन गए थे। मंडोला ने भी मौका गनीमत जानकर एक मुजाहिद के दिमाग में जलजला पैदा करने की कोशिश की थी। ऐसे वक्त हम में से कोई ये नहीं समझ सकता था कि किसी मुजाहिद के अंदर मंडोला भी आ चुका है। अभी हमें यह हिसाब नहीं मिला था कि सुपर मास्टर कितने ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा कर चुका है। एक मुजाहिद ने पायलट से कहा, तुम्हारे हाथों में ये हथियार अच्छे नहीं लगते, बेहतर है हमें वापस कर दो। पूजर पाशा वगैरह तजब्जब में थे। दूसरे मुजाहिद ने कहा, हथियार वापस नहीं करोगे तो हम अभी माइक को ऑन करके अपने साथियों को खतरे से आगाह करेंगे। पाशा ने पायलट की जुबान से कहा, खबरदार माइक ऑन न करना वरना गोली मार दूंगा। यानी गोली मारकर फायरिंग की आवाज़ से हमारे साथियों को खतरे की इतला दोगे? वह तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले बुरी तरह उलझ गए थे। ना टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल कर सकते थे, ना उन पर गोलियां चला सकते थे। पूजा ने कहा, हथियार वापस कर दो, मैं अभी सुपर मास्टर से बात करती हूँ। हथियार वापस कर दिए गए। पूजा दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। फिर उसने फ़ोन के जरिए सुपर मास्टर को मुखातिब किया, सर वो हथियार अगवा करने वाले हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे। उसने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? सर उनका सरबराह तनवीमी अमल जानता है। उसने उन सबके दिमागों पर ऐसा अमल किया है कि वो जब चाहते हैं अपने दिमाग को फौलाद बना लेते हैं। हमने उनके अंदर जलजले पैदा करने की कोशिशें की और नाकाम रहे। ओह गॉड, ये कौन लोग हैं? कहीं ये लोग टेलीपैथी तो नहीं जानते हैं? अगर जानते तो उन अफसरान को सजाएं देते जिन्होंने उनके एक साथी यासीन अल असद को गिरफ्तार किया है। इसकी क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने यासीन अल असद को गिरफ्तारी से रिहाई नहीं दिलाई है? सर वो हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने अपने हथियार पायलट और को पायलट को दे दिए थे और कहा था एक भी गोली चलेगी तो मुसाफिरों के दरमियान रहने वाले उनके साथी हैंड ग्रेनेड के जरिए त्यारे और मुसाफिरों के परखच्चे उड़ा देंगे। इस तरह उन्हें यकीन है कि आप खुद ही यासीन अल असद को रिहा कर देंगे। तुम होल्ड करो, मैं अभी तुमसे बात करता हूँ। उसने अपने पास बैठे हुए 3 आला फौजी अफसरान को अगवा होने वाले तैयारी की ताज़ा सूरत हाल सुनाई। फिर कहा,
हमने इस मामले से निपटने के लिए माइक हरारे को मशीन से गुजारने का वक्त तब्दील किया। यकीन था कि वो अगवा करने वाले मिनटों में गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन वो तो प्रॉब्लम बन गए। एक आला अफसर ने कहा, क्या यह नहीं हो सकता कि फरहाद या उसके साथियों ने त्यारा अगवा किया हो? दूसरे अफसर ने कहा, फरहाद ने या जनाब तबरेज़ी साहब ने PLO और इसराइली मुआहदे के सिलसिले में ना कभी मुखालफत की और ना ही कभी हमायत में कुछ कहा। यह फरहाद वगैरह का काम नहीं है। सुपर मास्टर ने तायद की। हाँ, फरहाद वगैरह को इतराज़ करना होता तो वो हमें पहले और इसराइली हुक्काम को वार्निंग देते, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए कोई कार्रवाई करते। त्यारा तो ऐसे लोग अगवा करते हैं जिनके पास कोई गैर मामूली सलाहियत नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या किया जाए? करना क्या है? हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले नाकाम हो चुके हैं, हमें उनका मुतालबा मानना पड़ेगा। ये हमारी बड़ी तौहीन होगी। हम दूसरे इस्लामी ममालिक को रफ्ता रफ्ता मादा करें कि वो इसराइल को तस्लीम करें। अब हम त्यारे के अगवा का और इसराइल और PLO के मुआहदे की मनसूखी का ऐलान सारी दुनिया में करेंगे तो हम सुपर पावर नहीं सिफर पावर कहलाएंगे। सुपर मास्टर ने फ़ोन पर कहा, हेलो पूजा, हम अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करके दुनिया की नज़रों में गिरना नहीं चाहते। MIM के जवानों से कहा जाए कि ये इसराइली मुआहदे का मामला है, इसलिए हम इसराइल और PLO को मजबूर कर रहे हैं कि वो दोनों दुनिया वालों के सामने इस मुआहदे को मनसूख करने का ऐलान करें। उसने पूजा से रब्ता ख़त्म किया, फिर अबाक को जजीरे के आला अफसर को फ़ोन पर मुखातिब करके हुक्म दिया कि यासीन अल असद को रिहा कर दिया जाए। 15 मिनट के बाद ही यासीन अल असद ने त्यारे में वापस आकर कहा, हम तो चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने मुतालबे पर अमल कराने के बाद तमाम मुसाफिरों को न्यूयॉर्क पहुंचा दें, लेकिन सुपर मास्टर हमारे मुतालबे के सिलसिले में इसराइली हुकाम से मामला तय कर रहे हैं। हम नहीं जानते उनके मामला तय होने में कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे, लिहाजा आप हजरात सब्र करें और इंतज़ार करते रहें। तमाम मुसाफिर परेशान होकर आपस में कुछ ना कुछ बोलने लगे। मंडोला को अपनी फिक्र थी कि किसी तरह जल्द से जल्द इस जगह से रिहाई हासिल करे और कहीं दूर निकल जाए, क्योंकि वो जगह टेलीपैथी जानने वालों का मस्कन बन गई थी। अब तक उसे सिर्फ सुपर मास्टर की टेलीपैथी जानने वालों का इल्म हुआ था। मेरी फ़ौज के बारे में मालूम होता तो शायद हैबत से मर जाता। वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके इसराइली वज़ीर ख़ारजा के पास पहुंचा। इस वक्त वो सुपर मास्टर से फ़ोन पर बातें कर रहा था और अगवा किए जाने वाले त्यारे की रुदात सुन रहा था। फिर उस वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमारा PLO से जो मुआहदा हुआ है वो हमारी सबसे बड़ी सियासी कामयाबी है। इस मुआहदे के बाद हम एक इस्लामी मुल्क की तरफ बढ़ते जाएंगे। इन मुसलमानों से जंग के बगैर और उन पर एक गोली चलाए बगैर मुआहदों के जरिए मुमलिकत इसराइल को मनवा लेंगे। सुपर मास्टर ने कहा, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन 245 मुसाफिरों की सलामती के लिए मुआहदे की मनसूखी का ऐलान ज़रूर करना चाहिए। ऐसे कितने ही 245 इंसान बोस्निया, सोमालिया और कश्मीर वगैरह में मर चुके हैं। इनकी खातिर हम अपनी बहुत बड़ी सियासी कामयाबी को नाकामी में नहीं बदलेंगे। इस त्यारे के एक एक फ़र्द को मरने दो। मंडोला ने दिल ही दिल में वज़ीर ख़ारजा को गालियाँ दी कि वो कमबख्त यहूदी खुफिया तंजीम के गुमनाम सरबराह को भी इस त्यारे में हलाक करना चाहता था। वैसे एक वज़ीर ख़ारजा का फ़ैसला अटल नहीं हो सकता था। यहूदी खुफिया तंजीम जो कहती वही होता और तंजीम वही कहती जो उसका बेताज गुमनाम बादशाह मंडोला कहता। यूँ तो एक्सरे मैन मार्टिन इस तंजीम का गुमनाम सरबराह था। मंडोला ने सोचा कि एक्सरे मैन मार्टिन के दिमाग में ये बात पैदा करेगा कि त्यारे को तबाह नहीं होना चाहिए, आर्जी तौर पर मुआहिदा मनसूख कर देना चाहिए। वो वज़ीर ख़ारजा के दिमाग से निकल आया। अब एक्सरे मैन मार्टिन के पास पहुंचना चाहता था। उसी वक्त ख्याल ख्वानी का राब्ता ख़त्म हो गया। उसके पास बैठी हुई शिल्पा गुस्से से कह रही थी, तुम अव्वल नंबर के बदमाश हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कई बार मेरे बदन को हाथ लगा चुके हो। वो ख्याल ख्वानी के दौरान अपनी सीट पर पहलू बदलता रहा था। ऐसे में एक आध बार उसका हाथ शिल्पा के बदन से लग गया होगा। वो बोला, तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा गलती से अनजाने में हो जाता है। वो बोली, क्या अनजाने में 3 बार ऐसी बदमाशी होती है? सफ़र के आगाज़ में शिल्पा से गहरी दोस्ती हो गई थी। बाद में मंडोला ने अपनी सलामती के लिए शिल्पा के दिमाग से दोस्ती भुला दी थी और अपने लिए उसके दिल में नागवारी पैदा कर दी थी। बाज़ औक़ात अपनी भलाई के लिए कोई काम करो तो बुराई सामने आ जाती है। उसने सोचा फ़ौरन शिल्पा के दिमाग में पहुंचकर इसके गुस्से को ठंडा करे। ऐसे वक्त पीछे खड़े मुजाहिद ने उसकी गर्दन दबोच ली, फिर उसे सीट पर से उठाते हुए बोला, कमबख्त कमीने, औरत को छेड़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? वो अपनी गर्दन छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, ये गलत समझिए, मेरी गर्दन छोड़ दो। मुजाहिद ने पूछा, बहन तुम कौन हो? वो बोली, पहले मैं हिंदू थी, अब न्यूयॉर्क जाकर एक मुसलमान पाकिस्तानी से शादी करूंगी। वो मुजाहिद जोश और जज्बे से भर गया। एक औरत जो हिंदू से मुसलमान हो रही थी और एक मुसलमान से शादी करने वाली थी, उसे एक गैर मर्द ने छेड़ा था। इस्लामी गैरत के तकाजे ने मंडोला के मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद किया, फिर 2-4 घूंसे पड़े। इसके बाद राइफल के बट से सर पर ज़रब लगी तो वो चकरा कर गिर पड़ा। अभी ख्याल ख्वानी ज़रूरी थी। यहूदी खुफिया तंजीम के जरिए वो हुक्म सादिर करना चाहता था कि त्यारे के एक एक मुसाफिर की जान बचाई जाए ताकि वो भी सलामत रहे, मगर अब सलामती खतरे में पड़ गई थी। थप्पड़ और घूंसों के अलावा सर पर ऐसी शदीद ज़रब लगाई गई थी कि नीम बेहोशी तारी हो गई। वो ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा। अब वो त्यारा तबाह होता या ना होता, अगर होता तो वह हराम मौत मरता, और अगर त्यारा सलामत रहता तो उसकी खोपड़ी फिल वक्त सलामत नहीं रहती। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला या वाली उसके अंदर आ सकती थी। मुकद्दर कब बिगड़ता है ये कोई नहीं जानता। वो आसानी से दूर भागने के लिए काहिरा से सिकंदरिया गया था।
वहाँ जजीरे तक आन पहुंचा था और ये नहीं जानता था कि वही सानी उसके साथ साथ चली आ रही है। उसे जो नादानी हुई वो ये थी कि उसने शिल्पा पर तनवीमी अमल करके उसे अजनबी बना दिया। अगर वो आगाज़ सफ़र की तरह दोस्त रहती तो उस पर यह मुसीबत न आती। सानी अपनी जगह से उठकर मंडोला के पास आ गई, उस पर झुक गई। उसके सर से खून बह रहा था। वैसे अभी वो इंसानी जज्बे के तहत एक नर्स के तौर पर आई थी। सारी यहूदी दुआ करें कि वह सर की मरहम पट्टी करते करते सर पर न सवार हो जाए। सानी ने उसकी मरहम पट्टी कर दी। फिर दूसरी कितार के एक मुसाफिर से कहा, मिस्टर, आपने अभी देखा है कि मिस शिल्पा को इस जख्मी मुसाफिर से शिकायत थी। प्लीज़ आप मिस शिल्पा के साथ वाली सीट पर तशरीफ़ रखें। यह जख्मी आपकी सीट पर बैठ जाएगा। यूं सीट तब्दील हो गई। शिल्पा के पास दूसरा मुसाफिर आ गया और मंडोला दूसरे मुसाफिर की सीट पर आकर तकलीफ से कराहने लगा। अब वह दिल ही दिल में इसराइली वजीर खारजा को गालियां दे रहा था, क्योंकि उसने मुजाहिदीन के मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अब यहूदी खुफिया तंजीम के जरिए वह मुतालबात तस्लीम कराए जा सकते थे, लेकिन तस्लीम करवाने के लिए मंडोला ख्याल खाने के काबिल नहीं रहा था। MIM मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन PLO और इसराइली मुआहदे के खिलाफ थे। उन्होंने सुपर मास्टर को वजाहत से बताया था कि इस मुआहदे के जरिए फ़लस्तीनियों को गज़ा की पट्टी पर आज़ादी देने के बावजूद मुख्तलिफ हथकंडों से गुलाम बनाकर रखा गया है और दुनिया वालों को यह तासुर दिया गया है कि जनाब यासिर अराफात की जद्दोजहद रंग लाई है और इसराइल में रहने वाले मुसलमानों को इस मुल्क के हिस्से में आज़ादी मिल गई है। आज़ादी देने का यह पुरफरेब ड्रामा खेलने के बाद आइंदा उर्दन और इसराइल से दोस्ताना मुआहदा होने वाला था। मुल्क शाम के इरादे भी यही थे कि इसराइल से दोस्ती कर ली जाए, जबकि इसराइली ममलिकत के क़याम के दिन से तमाम इस्लामी ममालिक ये कहते रहे थे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है। अब रफ्ता रफ्ता वही इस्लामी ममालिक इस नाजायज़ को जायज़ औलाद तस्लीम करने पर आमादा हो रहे थे। मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन के एक नुमाइंदे यासिन अल असद ने मुतालबा किया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो दुनिया की तमाम रेडियो, TV, अखबारात और दीगर नशराती ज़राए के ज़रिए सारी दुनिया में इस त्यारे के अगवा होने और अगवा किए जाने के मकासद की तशहीर की जाए। सारी दुनिया को और ख़ास तौर पर तमाम इस्लामी ममालिक को इस तरह ये वार्निंग दी जाए कि कोई इस्लामी मुल्क इसराइली हुकूमत से किसी किस्म का मुआहदा न करे। मुआहदा करने का मतलब ये होगा कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है। अगर इस तरह तशहीर की जाती तो अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क की सबकी होती। फिर यह कि रफ्ता रफ्ता तमाम इस्लामी ममालिक को इस राह पर लाया जा रहा था कि वो एक के बाद दीगरे इसराइल को तस्लीम करते चले जाएं। यह मनसूबा कामयाब होता नजर आ रहा था। ऐसे वक्त मुजाहिदीन के मुतालबात मानने से मनसूबे में कमज़ोरी पैदा हो जाती। पहले तो सुपर मास्टर ने अपने टेलीपैथी जानने वालों के जरिए MIM के जानेसारों को जेर करना चाहा। पता चला कि त्यारे को अगवा करने वाले मुजाहिदीन के दिमाग फौलादी हैं, उन पर टेलीपैथी की लहरों का असर नहीं होगा। फिर सुपर मास्टर ने मजबूर होकर इसराइली वजीर खारजा को ये तमाम हालात बताए और कहा कि इन मामलात का ताल्लुक तुम्हारे और PLO की तंजीम से है, लिहाजा मुजाहिदीन के मुतालबे पूरे करके त्यारे के मुसाफिरों को रिहाई दिलाओ। इसराइली वजीर ने जवाब दिया कि उन्होंने PLO से मुआहदा करके बहुत बड़ी सियासी कामयाबी हासिल की है और वो इतनी बड़ी कामयाबी को नाकामी में तब्दील नहीं करेंगे। त्यारे के मुसाफिर मारे जाते हैं तो मारे जाएं। दुनिया में लाखों अफराद हादसात में मर जाते हैं। अगवा किए हुए त्यारों के मुसाफिरों की मौत से इसराइली हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसराइली हुकाम ये नहीं जानते थे कि उनके मुल्क की खुफिया तंजीम का सरबराह दाऊद मंडोला भी इसी त्यारे में फंसा हुआ है और तकदीर ने बेचारे मंडोला को इतनी मोहलत नहीं दी थी कि अपनी पूरी तंजीम के आदम बरादर्स के जरिए मुजाहिदीन के मुतालबात मनवाता और त्यारे से रिहाई हासिल करता। बेचारे के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और दिमाग ख्याल खाने के काबिल नहीं रहा था। अब ये देखना था कि हालात का ऊँट किस करवट बैठता है। जब सानी उसकी मरहम पट्टी करके उसे दूसरी सीट पर बिठाकर जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमने बस यही की है, फॉर गॉड से किसी तरह मुझे इस त्यारे से बाहर खुली फिजा में पहुंचा दो। तकलीफ की शिद्दत से सर चकरा रहा है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। सानी ने उसे थपक कर कहा, हौसला रखो, तुम्हारा जख्म इतना गहरा भी नहीं है कि बेहोश हो जाओ। फिर भी कोशिश करूंगी कि त्यारे के बाहर किसी अस्पताल में तुम्हारा बाकायदा इलाज हो सके। सानी अली के पास आकर बैठ गई। हमें भी ख्याल खानी के जरिए पता चल रहा था कि इसराइली हुकाम मुजाहिदीन के मुतालबात मंजूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन त्यारे के 245 मुसाफिरों की जानें बचाना सुपर मास्टर का फ़र्ज़ था, क्योंकि वह अमरीकी त्यारा था और एक अमरीकी जजीरे में था। अगर वो एक मुसाफिर को वहाँ से सही सलामत ना निकालता और तैयारे को तबाही से ना बचाता तो उसके मुल्क की बड़ी बदनामी होती। उधर त्यारे के अंदर से इतला पहुँचाई जा रही थी कि एक मुसाफिर मंडोला बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है। 2 कमज़ोर दिल ख़वातीन पर गशी के दौरे पड़ रहे हैं और 3 बच्चे बीमार हैं। उन सबको इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा रही है, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द हस्पताल पहुँचाकर बाकायदा इलाज कराना होगा और यह तभी हो सकता है जब मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएँ, वरना दूसरे मुसाफिर भी बीमार होकर या घुटन का शिकार होकर मर सकते हैं। अब सुपर मास्टर मजबूर होकर रेडियो, TV और अखबारात और तमाम नशराती ज़राए से यह खबर शाया कर रहा था कि मुसलमानों की एक नई तंजीम मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन के 8 मुजाहिदीन ने एक मुसाफिर बरदार त्यारे को अगवा करके अबाकू जजीरे में पहुंचा दिया। उन मुजाहिदीन के मकासद भी बयान किए जा रहे थे। सैटेलाइट वगैरह के जरिए दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पलक झपकते ही खबरें और तस्वीर पहुँच जाती हैं। ताहम मुजाहिदीन इन खबरों का रद्दअमल मालूम करने के मुंतज़िर थे।
उनका एक मुतालबा यह भी था कि तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराह नशीराती ज़राए से ऐलान करें कि कोई भी इस्लामी मुल्क कभी इसराइल से कोई छोटा बड़ा मुआहिदा नहीं करेगा। मुजाहिदीन के तमाम मुतालबात पर अमल होते होते शाम हो गई। इस दौरान में दाऊद मंडोला की हालत गैर होती जा रही थी। उसे यही धड़का लगा हुआ था कि कोई उसके दिमाग में ना आ गया हो। शाम के 6 बजे त्यारे ने इस जजीरे से परवाज़ की। तमाम मुसाफिरों की जान में जान आई। अब उन्हें हब्से बेजा से निजात मिलने वाली थी। वो त्यारा अब न्यूयॉर्क की सिमत परवाज़ कर रहा था। उधर माइक हरारे को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने का मामला दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। उसे ये नहीं बताया गया था कि वक्त क्यों तब्दील किया गया है। मैंने उसे बता दिया था कि MIM के मुजाहिदीन ने एक त्यारे को अगवा करके सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरान को मुश्किलात में डाल दिया। उसने पूछा था, क्या सुपर मास्टर अपने दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों के जरिए मुजाहिदीन के दिमाग पर काबू नहीं पा सकता? मैंने उसे बताया, उन तमाम मुजाहिदीन के दिमाग फौलादी हैं। कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उनमें से किसी के दिमाग में नहीं पहुंच सकता। माइक हरारे ने कहा, मुझे कल से इस बंगले में नज़रबंद रखा गया है। यहाँ मेरी दिलचस्पी के लिए वक्त गुजारने का कोई सामान नहीं। क्या आप मुझे त्यारे के किसी मुसाफिर के अंदर पहुँचाएंगे ताकि मैं वहाँ के हालात मालूम करता रहूँ और वक्त गुजारता रहूँ? माइक हरारे हमारा मोहताज था। दूसरे दिन मशीन से गुजारने तक हमारे रहमो करम पर था। हम उसे इस अमल से निजात दिला सकते थे कि मशीन के जरिए उसके जहन में जान निसारों वाला खुदकुशी करने का जुनूनी जज्बा नक्श न किया जाए। ऐसे जुनूनी जज्बे के बायस 3D में से डिमोरा जमीला के हाथों और डी क्रेन मेरे हाथों मारा गया था। ये बात माइक हरारे या सुपर मास्टर को अभी मालूम नहीं हुई थी। वैसे माइक हरारे ऐसे जुनूनी और जज्बाती मौत मारना नहीं चाहता था, इसलिए हम पर हर तरह से भरोसा कर रहा था। मैं उसे दिलचस्पी से वक्त गुजारने के लिए उस त्यारे में पहुंचा देता तो कोई फ़र्क न पड़ता। वह हमारे मकासद के खिलाफ वहाँ कोई हरकत नहीं कर सकता था। मैंने कहा, अच्छी बात है, ज़रा इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हें उस त्यारे में किसी मुसाफिर के अंदर पहुँचा दूंगा। मैं फिर त्यारे में आया तो मुजाहिदीन और सुपर मास्टर में समझौता हो गया था और वह तैयारा परवाज़ करने वाला था। अभी इसमें ईंधन भरा जा रहा था। मैं उसी मुजाहिद के अंदर पहुंचा जो शिल्पा के पीछे खड़ा हुआ था। मैंने उसके ज़रिए शिल्पा की आवाज़ सुनी। वो अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से गुफ्तगू कर रही थी। मैंने आवाज़ सुनते ही उसके अंदर पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। मैं सोच में पड़ गया, क्या वो हसास ज़हन रखती है? कैसे योगा में महारत हासिल है या किसी ने तनवीमी अमल के ज़रिए इसके दिमाग को लॉक किया है? मैंने सानी के पास आकर उसे शिल्पा के मुतालिक बताया। वो बोली, फिर तो वह मशकूक है, हमें अपना शुबा दूर करना चाहिए। वह अपनी जगह से उठकर शिल्पा के पास आई। उसे बोली, तुमसे एक ज़रूरी बात है, ज़रा मेरे साथ आओ। अगली सीट पर मंडोला बैठा हुआ था। पहले तो सानी को करीब आते देखकर उसकी जान निकलने लगी कि पता नहीं ये किस मकसद के लिए आ रही है। फिर सानी ने शिल्पा से ज़रूरी बात करने के लिए उसे एक तरफ चलने को कहा तो मंडोला सोच में पड़ गया। अव्वल तो वो सानी को पहचानता नहीं था। ये सवाल पैदा हो रहा था कि वो नौजवान हसीना आखिर कौन है जिसने उसके जख्म की मरहम पट्टी की और अब शिल्पा से बातें करने उसे दूसरी जगह ले जा रही है। उसने अपनी सीट पर बैठे बैठे ज़रा घूम कर देखा। वह शिल्पा को टॉयलेट की तरफ ले जा रही थी। फिर उसने शिल्पा को टॉयलेट के अंदर चलने का इशारा किया। शिल्पा ने इनकार में सर हिलाया। तब अचानक सानी ने उसकी गर्दन दबोच ली और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर उसे अंदर धक्का दिया। फिर खुद भी अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मंडोला का सर वैसे ही जख्म की तकलीफ से दुख रहा था। अब सर चकराने लगा। दिल खौफ से धड़क धड़क कर कहने लगा, ज़रूर कोई गड़बड़ है, भेद खुलने वाला है, पता नहीं किस मुसीबत में फंसने वाला हूँ। त्यारे से बाहर भाग नहीं सकता था, फरार का कोई रास्ता नहीं था। सानी उसे अंदर लेकर आई। फिर उसकी उंगलियां मोड़कर बोली, कौन हो तुम? उसकी उंगलियां सोनिया जैसी फाइटर की गिरफ्त में थी। तकलीफ इतनी शदीद थी कि वह चीखें मार मार कर रोना शुरू कर देती, लेकिन मैं उसके अंदर पहुंच कर उसे चीखने से रोक दिया। सानी ने उसके अंदर जलजला पैदा किया। मैंने उसका मुंह सख्ती से बंद कर दिया। उसके दिमाग की चूलें हिल गई थीं। उस पर बेहोशी तारी होने वाली थी, मगर मैं संभाल रहा था, उसे होश में रखना चाहता था। उसकी अजीब हालत हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मुर्दा, और जिंदा है तो किस हालत में है। मैंने पूछा, क्या तुम टेलीपैथी की लहरों को महसूस कर लेती हो? उसकी कमज़ोर सी सोच ने जवाब दिया, मैं महसूस नहीं करती हूँ। अगर ये लहर मेरे दिमाग में आती होंगी तो मुझे इनका इल्म नहीं होता। थोड़ी देर पहले तुमने ऐसी लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली थी। क्या तुम पर किसी ने तनवीमी अमल किया था? उसे तनवीमी अमल की खबर नहीं थी। दाऊद मंडोला ने उस पर अमल करने के दौरान जहन में यह नक्श किया था, वह अपने हमसफ़र पर्ल हाइड को भूल जाए कि वो यहूदी है और मुसाद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी बात यह भूल जाए कि शिल्पा का ताल्लुक़ भारत की रात तंजीम से है। और तीसरी बात ये याद न रखे कि उस पर तनवीमी अमल किया गया है। सानी ने सोच के ज़रिए मुझसे कहा, पापा, इसने अपने हमसफ़र की पिटाई कराई थी और मुजाहिदीन की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए कहा था कि शिल्पा हिंदू है और एक पाकिस्तानी मुसलमान से शादी करने न्यूयॉर्क जा रही है। हमने पहले तवज्जो नहीं दी थी। अब यह समझना होगा कि यह ख़ास तौर पर भारत से न्यूयॉर्क मुसलमान बीवी बनने क्यों जा रही है। मैंने कहा, बेटी, इसके दिमाग पर यकीनन तनवीमी अमल किया गया है। हम जब तक इस पर जवाबी तनवीमी अमल करके पहले अमल का तोड़ नहीं करेंगे, इसकी असलियत मालूम नहीं होगी। सानी ने कहा, यह जहाज़ फ्लाई करने वाला है, इस पर तनवीमी अमल करने का वक्त नहीं है। हम इससे न्यूयॉर्क में निमट लेंगे। मैं अभी से इसकी सीट पर पहुंचा रही हूँ।
सानी उसे सहारा देखकर टॉयलेट से बाहर आई। मैं शिल्पा को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसे ऐसी दिमागी अजियतें पहुंचाई गई थी कि चेहरा जर्द पड़ गया था। वह जबरन मुस्कुरा रही थी मगर निढाल सी थी। दाऊद मंडोला ने उसे देखा तो समझ लिया कि शिल्पा पर क़यामत गुजर चुकी है और शिल्पा को टॉयलेट के अंदर ले जाने वाली कोई खतरनाक हसीना है, और इस खतरनाक हसीना ने ही उसके सर की मरहम पट्टी की थी। यानी वो मसीहा बनने वाली किसी भी लम्हे मौत बन सकती थी। मंडोला के होश ऐसे उड़ रहे थे कि तकरीबन आधी जान निकल चुकी थी। उस वक्त ऐलान हो रहा था कि तमाम मुसाफिर सीट बेल्ट बांध लें, जहाज़ परवाज करने वाला है, उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचाया जा रहा है। वह सीट बेल्ट बांध रहा था जबकि नादीदा जंजीरें तोड़कर इस त्यारे से भागना चाहता था, मगर बहुत ही बेबस था। अभी उसे सानी का नाम नहीं मालूम हुआ था क्योंकि वह फर्जी नाम से सफ़र कर रही थी। अगर असली नाम मालूम हो जाता तो उसे पता चलता कि मौत उसके कितने करीब सफ़र कर रही है। त्यारे ने परवाज़ की, फिर न्यूयॉर्क की फ़िज़ाओं में एक लंबा चक्कर लगाने के बाद रनवे पर उतर गया। वहाँ सारी दुनिया के अखबारी रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी का अमला और मुसल्लह फौजी वगैरह मौजूद थे। तैयारे से सीढ़ियाँ लगते ही मंडोला ने अपनी अटैची उठाकर सबसे पहले बाहर जाने की कोशिश की। मुसाफिरों को धक्के देकर और खुद धक्के खाता हुआ किसी तरह त्यारे से बाहर निकल आया। इस जिद्दोजहद में सर की तकलीफ पड़ गई थी, सर चकरा रहा था। आंखों के सामने एक के दो नजर आ रहे थे। रेड क्रॉस वाले उसे स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। वो समझ रहा था कि शिल्पा का मुहासबा करने वाली अगर टेलीपैथी जानती है तो शिल्पा को कहीं पहुंचाकर तनवीमी अमल के जरिए पहले अमल का तोड़ करके शिल्पा की हकीकत के साथ साथ ये भी मालूम कर लेगी कि जिसके सर की मरहम पट्टी की थी वह यहूदी तंजीम मूसाद का एजेंट है। फिर वह उसके दिमाग में भी पहुंचकर दाऊद मंडोला की असलियत मालूम कर लेगी। रेड क्रॉस वालों ने उसका पासपोर्ट और वीज़ा लेकर कानूनी कार्रवाई पूरी की। उसे इमिग्रेशन काउंटर पर नहीं जाना पड़ा, बल्कि उसने नीम बेहोशी का मुजाहरा किया ताकि पुलिस या अखबारात वाले उसे कोई सवाल न करे। इस तरह वह एम्बुलेंस के जरिए का अस्पताल पहुंच गया। यह अस्पताल उसकी मंजिलें ही थी। वह टेलीपैथी जानने वाली शिल्पा का भेद मालूम करने के बाद रेड क्रॉस वालों के जरिए इस अस्पताल में पहुंच सकती थी। लिहाजा अस्पताल के कमरे में पहुंचने के बाद वह मौका पाती अपनी टैची लेकर वहां से फरार हो गया। उधर एयरपोर्ट में 8 मुजाहिदीन को हिरासत में ले लिया गया था। हमें यकीन था कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और बाद में रिहा कर दिया जाएगा। मेरे तमाम टेलीपैथी जानने वाले उनके अंदर छुपे हुए थे। सिर्फ मैं और सानी शिल्पा के पीछे लगे हुए थे। वह लगेज हॉल से अपना सामान एक ट्रॉली में लेकर बाहर आई। ये बात उसे याद थी कि जिस शख्स के कोट की ऊपरी जेब में सुरख रुमाल होगा वही उसका होने वाला शौहर वजीर अली खान होगा। वो होने वाला शौहर सुरख रुमाल के साथ नजर आ गया। शिल्पा ने उसके करीब आकर कहा, हेलो मिस्टर वजीर अली, क्या मैं तुम्हें सही पहचान रही हूँ? वजीर अली ने उसे मुसाफिया किया और मुस्कुराते हुए कहा, ओह यस, ये मैं ही हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हो रही है, तुम मेरे अंदाजे से ज़्यादा हसीन हो। मैं बहुत लकी हूँ। मैं उस लकी शख्स के अंदर पहुँच गया। उसके ख्यालात पढ़कर बड़ी नदामत हुई कि पाकिस्तान में बाज़ लोग सियासी कुव्वतें हासिल करने के लिए किस कदर गिर जाती हैं। वो वजीर अली खान एक बहुत बड़ा जागीरदार था। उसने कई बार सियासत में हिस्सा लेकर अपनी ज़मीन जायदाद और दौलत में बेइंतहा इजाफा किया। पहले लखपति था, बोले भाले अवाम ने उसे वोट देकर करोड़पति बना दिया। हुकूमत का एक अहम फर्द बनने के बाद उसने अवाम को अपने जूतों की नोक पर रखा। दूसरी बार इलेक्शन में अवाम ने उसे जूतों में रखकर असम्बली से बाहर कर दिया। उसने बड़ी सियासी हेरा फेरी की, पड़ोसी मुल्क से साजबाज करके मुल्क में तकरीबकारी की, हर तरफ दहशत फैलाई ताकि हुक्मरान उसे हुकूमत में कोई अहम ओहदा देने पर मजबूर हो जाए, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। उसके नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो उसने पाकिस्तान से फरार होकर अमेरिका में पनाह ली। वह पिछले 1 बरस से वाशिंगटन में था और वहाँ के हुक्मरानों के जूते साफ कर रहा था ताकि उनकी जूतियों के तोफैल उसे पाकिस्तान की सियासत में फिर कोई ऐसा बड़ा मुकाम हासिल हो जाए कि वो करोड़पति से अरबपति बन जाए। 1 बरस तक सुपर पावर की कदमबोसी करते करते आखिर उसकी उम्मीदें बार आईं। उसे कहा गया कि पाकिस्तान में उसकी जो ज़मीन और जायदाद जब्त की गई है उसे वापस मिल जाएगी। बैरूनी मुल्कों के बैंकों में जो करोड़ों रुपए हैं उसका हिसाब पाकिस्तान में तलब नहीं किया जाएगा। उसे पाकिस्तान में एक आला सरकारी ओहदा दिया जाएगा ताकि वो ब्यूरोक्रेट बनकर पाकिस्तानी सियासतदानों और खसूसन हुक्मरानों को ब्लैकमेल करता रहे। मैं ऐसी उलझी हुई सियासी बातों को नज़रअंदाज करके अपनी दास्तान के उस हिस्से में आता हूँ कि इस ज़मीर फरोश वजीर अली खान को इतनी मुराद इसलिए दी जा रही थी कि वो भारतीय तंजीम रहा और इसराइली तंजीम मूसाद का मुश्तरका अलहकार बनकर रहे और अमरीकी मुफादात के लिए काम करता रहे। इस सिलसिले में एक नहायत ही हसीन यहूदी दोशीज़ा दीना दानियाल उसकी बहन बन गई थी और अपना इस्लामी नाम ताहिरा रखा था, और अब शिल्पा उसकी मुसलमान बीवी बनकर सलमा कहलाने वाली थी। सानी ने कहा, पापा, हमने वजीर अली खान के चोर ख्यालात पढ़कर मालूमात हासिल कर ली, लेकिन यह ना मालूम हो सका कि शिल्पा पर किसने तनवीमी अमल किया और क्यों किया। मैंने कहा, ये अपने होने वाले शौहर के साथ इसके अपार्टमेंट में पहुंच गई है। तुम इसके अंदर थकन पैदा करके सुला दो, फिर तनवीमी अमल करो। आज शाम तक वजीर अली की यहूदी बहन दीना दानियाल उर्फ ताहिरा वाशिंगटन से आ रही है। ये तीनों एक फैमिली की सूरत में कल यहाँ से पाकिस्तान चले जाएंगे। दीना दानियाल को आने दो, उसके मुतल्लिक भी मालूमात हासिल की जाएंगी। मैं दिमागी तौर पर ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में हाजिर हो गया।
3D में से जमीला ने डिमोरा को ठिकाने लगा दिया था और मैंने डिक्रेन को जहन्नुम में पहुंचा दिया, लेकिन उसे ख़त्म करने से पहले वहाँ के तमाम उलमा कराम के दिमागों से उसके शैतानी अमल यानी तनवीमी अमल को ख़त्म करा दिया था। अब वहाँ एक डी यानी सिर्फ डी हार्वे रह गया था। अभी तक 2D यानी डिमोरा और डिक्रेन की मौत का इल्म ना उसके साथी डी हार्वे को हुआ था और ना ही सुपर मास्टर तक कभी खबर पहुंची थी। इसकी वजह यह थी कि सुपर मास्टर की नई हिकमत अमली के मुताबिक उसके तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले एक दूसरे से दिमागी रब्ता नहीं रखते थे। हर एक के पास मोबाइल फ़ोन होता था। वह फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे के हालात मालूम करते और आपस में मशवरे करके किसी मंसूबे पर अमल करते। सुपर मास्टर एक दिन इस प्लानिंग में मसरूफ़ रहा कि माइक हरारे को किस तरह मशीन से गुजार कर उसे पहले से ज़्यादा वफादार बल्कि जानिसार बनाएगा। दूसरे दिन वो त्यारे के अगवा के मामले में मसरूफ़ रहा, इसलिए उसने 3D से फ़ोन पर रब्ता नहीं किया और ना ही यह सोचने की फुर्सत मिली कि 3D उससे रब्ता क्यों नहीं कर रहे। अगवा होने वाले त्यारे के मामले से निमटने के बाद सुपर मास्टर ने डिमोरा के फ़ोन पर रब्ता किया। फिर उसने मायूस होकर डी हार्वे के फ़ोन पर उसे मुखातिब किया। उसने पूछा, डिमोरा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा, क्या उसका फ़ोन ख़राब है? डी हार्वे ने कहा, पिछली शाम डिक्रेन ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि डिमोरा का फ़ोन बदल चुका है। उसने एक गैर मुल्की से मोबाइल फ़ोन हासिल करके अपना नंबर बताया, आप भी नोट फरमा लें। सुपर मास्टर मेरे मोबाइल फ़ोन के नंबर नोट करने लगा क्योंकि मैंने डिक्रेन को वही नंबर बताए थे और डिमोरा की आवाज़ बनाकर यकीन दिलाया था कि उनका ही एक डी बोल रहा हूँ। सुपर मास्टर ने हार्वे से पूछा, डिक्रेन क्या कर रहा है? उसे रब्ता करना चाहिए था। डी हार्वे ने कहा, सर वो 2 शंबे के मुज़ाफ़ात में मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वराना फसादात फैलाने के सिलसिले में मसरूफ़ है और मैं ताजिकिस्तान के शुमाली शहर खू जन्नत में हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर से मामला तय कर रहा हूँ। ठीक है, मुझसे बराबर रब्ता रखो। फरहाद और उसके साथियों से बेखबर ना रहो। मालूम करते रहो कि वो किन इलाकों में और क्या करते फिर रहे हैं। मैं अभी डिमोरा से बातें करूँगा। डिमोरा इस दुनिया में होता तो वो बातें करता। उसे जमीला ने जहन्नुम में पहुँचाया था। मेरे मोबाइल पर इशारा मौसूल हुआ। मैंने जमीला के दिमाग में पहुँच कहा, तवज्जो से सुनो, मैं तुम्हारे अंदर रहकर फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा हूँ। वो यकीनन डी हार्वे होगा। फिर मैंने मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करने के बाद डिमोरा के कोड वर्ड्स अदा किए और कहा, मैं डिमोरा बोल रहा हूँ। मेरी तवक्को के खिलाफ सुपर मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसने भी कोड वर्ड्स अदा किया। फिर कहा, अभी डी हार्वे से मालूम हुआ कि तुमने फ़ोन बदल दिया है, बात क्या है? मैंने कहा, सर उसमें ख़राबी पैदा हो गई थी। मैंने उसे ज़ाया कर दिया ताकि किसी के हाथ लगे तो वो उसे दुरुस्त करके इस्तेमाल न करे। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं करगान ट्यूब में हूँ। अभी डी हार्वे से रब्ता कर रहा था मगर उसका फ़ोन एंगेज है। हाँ, अभी मैं उससे बातें कर रहा था। ये बताओ फरहाद पर नज़र है या नहीं? मैंने कहा, मैंने अपने कालाकार से मालूम किया है। उसने 2 शंबे वाले कॉटेज छोड़ दिया है। बिल्कुल तना है। उसकी बेटी जमीला उस बंदर आदमी के साथ कहीं गई है और फरहाद कहीं शुमाल की तरफ गया है। उसका शुमाल की तरफ जाना खतरे का सबब बन सकता है। तुम फ़ौरन डी हार्वे को इतला दो। वो शहर खू जन्नत में है। वो कम्युनिस्टों का अड्डा है। फरहाद उधर ज़रूर जाएगा। ऑल राइट सर, मैं भी डी हार्वे को खतरे से आगाह करता हूँ। रब्ता ख़त्म हो गया। मैंने जमीला से कहा, अब डी हार्वे की आवाज़ सुनो, मैं उसे मुखातिब कर रहा हूँ। मैंने उसे मुखातिब किया, कोड वर्ड्स अदा किए। उसने भी जवाबन कोड वर्ड्स इस्तेमाल करके पूछा, ये डिक्रेन कहाँ है? उससे रब्ता नहीं हो रहा, क्या तुमसे बातें हुई थी? हाँ, उसने कहा था मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है। जहाँ उसने रिहाइश इख्तियार की है वो एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन वह बैटरी खरीदने करीबी शहर जाएगा। हाँ, रब्ता कायम ना करने की यही वजह हो सकती है। तुम अपनी सुनाओ। अपनी क्या सुनाऊँ? तुम्हें खबरदार करूँ कि फरहाद 2 शंबे छोड़कर शुमाल की तरफ गया है। अभी सुपर मास्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें यह इतला दूँ, तुम खूब जन्नत में हो। कोई ज़रूरी नहीं कि वह शहर में आए। शुमाल में कई छोटे बड़े शहर हैं, पता नहीं वो किधर गया है। बहरहाल मोहतात रहो। फरहाद मुझे आवाज़ से नहीं पहचान सकेगा और ना ही उस गैर मामूली समात रखने वाले बंदर आदमी ने मेरी इस आवाज़ को कभी सुना है। फिर यह कि मैं सिर्फ अपने बेडरूम की 4 दीवारी में ख्याल ख्वानी करता हूँ, किसी अवामी मुकाम में ऐसी नादानी नहीं करता। फरहाद इधर आएगा भी तो मुझे पहचान नहीं सकेगा। हाँ, अगर मैंने उसे पहचान लिया तो मैं उसे कत्ल करने का सबसे बड़ा एजाज़ हासिल करूँगा। मैंने उसका हौसला बढ़ाया, फिर फ़ोन को बंद कर दिया। जमीला ने कहा, पापा बेचारे को खुशफहमी है कि उसकी आवाज़ हम में से किसी ने नहीं सुनी। मैंने कहा, दुश्मन अभी तक यही जानते हैं कि तुम फौलादी कुव्वतों की हामिल हो। यह भी मालूम नहीं हुआ कि तुम भी गैर मामूली समात व बसारत रखती हो। अब आपका क्या हुक्म है? क्या मैं हीरो के साथ खुद जन्नत यार जाऊँ? हीरो के साथ एक बड़ी मुश्किल है, वो अपनी दुम की वजह से पहचाना जाता है, लिहाजा तुम्हें तनहा जाना होगा। वह ज़रा मायूस हो गई। दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई थी, वो साथ रहना चाहते थे। मैंने कहा, तुम जाओ, पहले डी हार्वे से निमट लो, फिर मैं हीरो को वहाँ भेज दूंगा। मैंने ख्याल खोनी के जरिए ईरानी हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया। फिर उसके पायलट से कहा कि वो जमीला को खुद जन्नत से कुछ फासले पर किसी वीराने में उतार कर चलाए ताकि कम्युनिस्टों को और डी हार्वे को ये मालूम ना हो कि इधर कोई ईरानी हेलीकॉप्टर आया था। ईरान के हवाले से कोई बात सामने आते ही दुश्मनों को शुबा होने लगता था कि फरहाद और उसके साथी ज़रूर कहीं आसपास होंगे। जमीला हीरो से रुखसत होकर हेलीकॉप्टर में सवार हुई और शहर खुद जन्नत की सिमत रवाना हो गई। मैंने सानी के पास आकर पूछा, क्या हो रहा है? मैंने शिल्पा पर तनवीमी अमल करके पहले अमल का तोड़ किया तो पता चला
कि उसके हमसफ़र पर्ल हाइड ने उस पर अमल किया था। पापा, मुझसे बड़ी गलती हुई। मैंने उस कमबख्त के सर की मरहम पट्टी की और उसके सर के अंदर नहीं गई, वरना उसी वक्त उसकी असलियत मालूम हो जाती। मैंने कहा, तुमसे गलती नहीं हुई। हम MIM के मुजाहिदीन की हिफाजत करने में मसरूफ़ थे। उनके दिमागों में आमदोरफ्त थी, ऐसे में हर मुसाफिर के ख्यालात पढ़े नहीं जा सकते थे। वैसे वो ज़ख्मी पर्ल हाइड कोई पुरस्कार शख्स है। मैंने शिल्पा के ज़रिए उसके बारे में मालूम करते ही रेड क्रॉस वालों से रब्ता किया। उन्होंने बताया कि मिस्टर हाइड को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। अली उस अस्पताल में गए तो पता चला कि वह वहाँ नहीं है। डॉक्टर वगैरह से कुछ कहे सुने बगैर कहीं चला गया। मैंने कहा, फिर तो वाकई पुरस्कार बंद है। बड़ी खामोशी इख्तियार किए हुए त्यारे में हमसे चुपता रहा, फिर त्यारे से निकलते ही गायब हो गया। वह बोली से अंदाज़ा होता है कि वह त्यारे में होने वाली ख्याल ख्वानी को समझ रहा था और अपने ज़ख्मी सर के बाइस खौफज़दा था कि हम में से कोई उसके अंदर ना पहुंच जाए। बेटी, साफ बात यह है कि वो शख्स भी टेलीपैथी जानता है, इसीलिए तो त्यारे में बैठे ही बैठे उसने शिल्पा को सीट पर सुला दिया और उस पर तनवीमी अमल करके अपने बारे में तमाम बातें उसके जहन से भुला दी। पापा, हमारी मसरूफियात का यह अलम रहा कि मैंने उससे पर्ल हाइड की आवाज़ और लहजे को भी याद नहीं रखा। फिक्र न करो, अली उसे ढूंढ निकालेगा। क्या वज़ीर अली की यहूदी बहन दीना दानियाल उर्फ ताहिरा आ गई है? जी हाँ, मैं उसके अंदर नहीं जा रही हूँ। ये मालूम कर चुकी हूँ कि वो सिगरेट और शराब वगैरह से परहेज़ करती है और रोज़ाना सुबह शाम वर्जिश करती है। वो यकीनन पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती होगी। तुम शिल्पा और वज़ीर अली के ज़रिए दीना दानियाल पर नज़र रखो। मैं IMI के मुजाहिदीन की खबर लेने जा रहा हूँ। उन मुजाहिदीन के पास मेरे टेलीपैथी जानने वाले मौजूद थे। मुझे सलमान ने बताया कि इन मुजाहिदीन को एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया था। एक आला अफसर उन्हें हथकड़ियाँ पहनाना चाहता था। एक मुजाहिद ने सलमान की मर्जी के मुताबिक कहा, हम मुजरिम नहीं हैं, हमें हथकड़ी पहनाओगे तो इस एयरपोर्ट में ऐसे धमाके और तबाहियाँ होंगी कि तुम्हारे टेलीपैथी जाने वाले भी उसका तदारुक नहीं कर सकेंगे। आला अफसर ने कहा, तुम सबकी तलाशियाँ ली जा चुकी हैं, तुम लोगों से तमाम हथियार लिए जा चुके हैं, फिर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे कर सकोगे? मुजाहिद ने कहा, तुम्हारे पीछे तुम्हारा मातियत अफसर खड़ा हुआ है, ये तुम्हारा ताबेदार है, मगर ये देखो। मातियत अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर अपने आला अफसर की कनपट्टी पर उसकी नाल रख दी। फिर पूछा, क्या मोटी अकल से भी नहीं सोच सकते कि जो इतना बड़ा हथियार अगवा कर सकते हैं वो तुम्हारे जैसे अहमक को चुटकियों में मसल सकते हैं? दूसरे मुसल्लह फौजियों ने मातियत अफसर को निशाने पर रखते हुए कहा, रिवॉल्वर हॉलिस्टर में रखो वरना। मातियत ने कहा, वरना मुझे गोली लगते ही हमारे अफसर साहब भी मेरे साथ हराम मौत मरेंगे। आला अफसर ने घबरा कर कहा, कोई गोली ना चलाए, ठीक है, इन मुजरिमों को हथकड़ियाँ नहीं लगाई जाएंगी। मातियत ने कहा, ये मुजरिम नहीं मुजाहिदीन है। पहले सुपर मास्टर से रब्ता कायम करो और उसे बताओ कि मुजाहिदीन को हथकड़ियाँ पहनाने से यहाँ क्या क़यामत आ सकती है। पाशा पहले ही सुपर मास्टर से रब्ता करके बता रहा था कि एयरपोर्ट में त्यारे के पास क्या तमाशा हो रहा है। उसने कहा, सर, मैं इस मातियत अफसर के अंदर जाकर इसका रिवॉल्वर हाथ से गिरा सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर रहने वाला दुश्मन दूसरे अफसरान या फौजी जवानों के अंदर चला जाएगा। अब यह समझ में आ गया है कि मुजाहिदीन के दिमाग फौलाद की तरह क्यों हो जाते हैं। इनके पीछे कई टेलीपैथी जाने वाले हैं। ऐसे वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी। सुपर मास्टर ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से एयरपोर्ट के फौजी आला अफसर ने कहा, सर, मैं हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुजाहिदीन को निहत्ता करने के बाद भी हम इन्हें पूरी तरह काबू नहीं कर सकेंगे। अगर इन्हें मुजरिमों की तरह उतारना चाहेंगे तो। सुपर मास्टर ने बात काट कर कहा, मुझे मालूम है वहाँ क्या हो रहा है। इन्हें मुजरिमों की तरह नहीं, मेहमानों की तरह वहाँ की फौजी छावनी में ले जाओ। उस छावनी के अफसरान इनसे बातें करेंगे। आला अफसर ने हुक्म की तामील की। उन्हें इज्जत से मेहमानों की तरह गाड़ियों में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगे। सलमान और हमारे दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले उन 8 मुजाहिदीन के चोर ख्यालात पड़ चुके थे। हम ये मालूम करना चाहते थे कि MIM की तंजीम किस मुल्क और किस शहर में है और उनका सरबरा कौन है। अजीब बात थी कि उनके चोर ख्यालात भी अपने सरबरा से लाइल्मी ज़ाहिर कर रहे थे। वह मुख्तलिफ ममालिक से आए थे, मुख्तलिफ शहरों में रहते थे। उनके अलावा और भी कई मुजाहिदीन थे। उन सब के पास मोबाइल फ़ोन रहा करता था। जब जिहाद के लिए उनकी ज़रूरत पेश आती थी तो उनके मोबाइल फ़ोन से अचानक ही किसी वक्त उनका सरबरा उन्हें मुखातिब करता और उन्हें हदायत देता कि फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ शहर और फ़लाँ मुकाम पर पहुँच जाओ। हदायत के मुताबिक जितने मुजाहिदीन को मखसूस जगह तलब किया जाता, सिर्फ उतनी ही तादाद में वो वहाँ पहुँच जाते। मसलन त्यारे के अगवा के लिए सिर्फ 8 मुजाहिदीन को सिकंदरिया में तलब किया गया। वो 8 एक छोटे से बंगले में जमा हुए थे। सरबरा ने फ़ोन के ज़रिए उन 8 को एक दूसरे से मुतारिफ़ कराया और उन्हें पूरी प्लानिंग समझाई कि किस तरह त्यारे को अगवा करके अबाकू जजीरे में पहुँचाया जाएगा और फिर पहली बार दुनिया वालों के सामने MIM मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन को मुतारिफ़ करा के अपने मुतालबात मनवाए जाएंगे। इस सिलसिले में अहम सवालात ये पैदा हुए थे कि उनके पुरस्कार सरबरा को ये कैसे मालूम हो जाता है कि उसके बेशुमार मुजाहिदीन में से कौन किस मुल्क और किस शहर में है। उन मुजाहिदीन में से कौन किस सलाहियत का मालिक है और कौन किस मिशन में उम्दा कारकर्दगी दिखा सकता है। उनके अलावा जितने मुजाहिदीन थे सब खुशहाल थे। उनमें से हर एक के बैंक अकाउंट में इतनी रकूम पहुँचती रहती थी कि वो कभी किसी चीज़ के मोहताज नहीं रहते थे। वो जब चाहते थे उनकी ज़रूरत के मुताबिक हर किस्म का असला उनकी रिहाइशगाह के अंदर पहुँच जाता था और उन्हें पता नहीं चलता था कि कौन उनके यहाँ कब ऐसी चीज़ें रख गया है।
उन 8 मुजाहिदीन को फौजी छावनी में पहुंचा दिया गया। वहां के फौजी अफसरान बड़े ही दोस्ताना अंदाज में पेश आ रहे थे और उनसे गुफ्तगू के दौरान घुमा फिरा कर सवालात कर रहे थे कि उनका सरबरा कौन है, वो उसे दोस्ती करना चाहते हैं। मुजाहिदीन कह रहे थे, यहूदियों के दोस्त मुसलमानों की सिर्फ दुश्मनी हो सकते हैं, हमसे कभी दोस्ती की बात ना करो, वरना हमारी ज़ुबानें बंद होंगी, तो फिर हम ना किसी सवाल का जवाब दे सकेंगे और ना ही कोई दूसरी बात कर सकेंगे। एक अफसर ने कहा, जिस तरह हमारी टेलीपैथी जानने वालों को नाकामी हुई, उससे जाहिर होता है कि तुम्हारी पुश्त पर कई ख्याल ख्वानी करने वाले मौजूद हैं। एक मुजाहिद ने कहा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहते हैं कि हम में से किसी ने आज तक किसी टेलीपैथी जानने वाले की आवाज़ अपने अंदर नहीं सुनी। दूसरे मुजाहिद ने कहा, हम ये नहीं मानते कि चंद टेलीपैथी जानने वालों ने त्यारे को अगवा करने में और अपने मुतालबात मनवाने में हमारी मदद की है। एक आला अफसर ने कहा, यह कैसे मुमकिन है, लोहे को लोहा ही काटता है, हमारे टेलीपैथी जानने वालों को तोड़ टेलीपैथी के जरिए किया गया है। तीसरे मुजाहिद ने कहा, यह मकौला पूरी तरह दुरुस्त नहीं है कि लोहे को लोहा काटता है। पहली बात यह है कि इंसानी अकल से लोहा काटा जाता है, दूसरी बात यह है कि आग भी लोहे को पिघला कर रख देती है। चौथे मुजाहिद ने कहा, हमारा सरबरा इतना ज़हीन है कि उसने तुम्हारी टेलीपैथी को नाकाम बना दिया है, वो आग है, टेलीपैथी के फौलाद को पिघलाना जानता है। एयरपोर्ट पर एक मातहत अफसर अपने इख्तियार में नहीं रहा था, उसने तुम लोगों की हमायत में अपने अफसर को गोली मारने की धमकी दी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि उसके दिमाग में तुम्हारा सरबरा या उसका कोई और टेलीपैथी जानने वाला होगा। एक और मुजाहिद ने कहा, यह बात हमारी समझ से बाहर है कि तुम्हारा मातहत अफसर कैसे अपने इख्तियार में नहीं रहा और क्यों हमारी हिमायत कर रहा था। हम टेलीपैथी के सिलसिले में कसम खा चुके हैं, हमने अपने सरबरा की आवाज़ भी कभी अपने दिमाग में नहीं सुनी, वह हमेशा हमसे फ़ोन पर रब्ता करता है। वाकई ये बात मुजाहिदीन की समझ में नहीं आ सकती थी कि दुश्मन फ़ौज के मातहत अफसर ने उनकी हमायत क्यों की थी। उन्हें मालूम नहीं था कि हम सब ख्याल ख्वानी करने वाले खामोशी से उनकी हमायत और हिफाजत कर रहे हैं। मैंने अपने लोगों को समझा दिया था कि जब तक इस पुरस्कार सरबरा और उसकी तंजीम के बारे में सही और मुकम्मल मालूमात हासिल न हो, तब तक हम भी खुद को उनके मुजाहिदीन पर ज़ाहिर नहीं करेंगे। एक आला अफसर ने मुजाहिदीन से कहा, तुम सब कस्में खा रहे हो, इससे जाहिर होता है कि तुम्हारी तंजीम के सरबरा ने तुम लोगों से अपने बहुत से अहम राज छुपाए हैं। वो यकीनन टेलीपैथी जानता होगा और तुम लोगों से अपना ये इल्म छुपा रहा होगा। एक मुजाहिद ने कहा, पता नहीं तुम लोग टेलीपैथी के पीछे क्यों पड़ गए हो, काम की बात करो, हमें यहाँ से जाने दे रहे हो या नहीं। एक अफसर ने पूछा, यहाँ से किस मुल्क में जाओगे, क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट हैं? तुम्हारे लोग तलाशियाँ ले चुके हैं, हमारे पास सिर्फ हथियार थे। अब हम जिस मुल्क और जिस शहर में जाना चाहेंगे, तुम हमें वहाँ बाहिफाजत पहुँचाने का इंतज़ाम करोगे। ये तो बड़ी ज़्यादती है, हमारा त्यारा भी अगवा किया, हमारे मुसाफिरों को भी परेशान किया, सारी दुनिया को समझा दिया कि हम एक नई तंजीम के आगे बेबस हो गए हैं और अब हम ही तुम्हारे बाहिफाजत वापसी का इंतज़ाम करेंगे। स्पोर्ट हासिल करके हमारी अखराजात पर सफ़र करोगे। एक मुजाहिद ने कहा, हम अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करना चाहेंगे तो यहाँ के कितने ही बैंक खाली कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए त्यारा खरीदने के लिए लाखों डॉलर्स की ज़रूरत होगी। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे। फिर एक आला अफसर ने कहा, हम एक 5 स्टार होटल में तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम कर देंगे, अपने आला हुकाम से इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे, तुम्हें यहाँ कम अज़ कम 1 हफ्ता क़याम करना होगा। एक मुजाहिद ने कहा, सॉरी, हम सिर्फ 24 घंटे इस मुल्क में रहेंगे, उसके बाद कुछ गड़बड़ होने लगे तो इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। एक अफसर ने कहा, यह तुम लोगों की हद दर्मी है, 24 घंटे बहुत कम होती हैं, हमें तीनों अफवाज के सरबराहों और आला हुकाम से तवील मुज़ाकरात करने होंगे। अव्वल तो 24 घंटे कम नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले पलक झपकते ही दूर दराज के हुकाम से रब्ता करा सकते हैं। अब रही तवील मुज़ाकरात की बात, तो ये हमारे जाने के बाद सारी ज़िंदगी करते रहना। वो चाहते थे कि मुजाहिदीन को इस मुल्क में ज़्यादा अरसा रोक कर मुख्तलिफ चालबाजियों से उस तंजीम के हेडक्वार्टर तक पहुँचा जाए, लेकिन उन्होंने फैसला सुना दिया था कि वो न्यूयॉर्क में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेंगे। मैंने सलमान से कहा, ये MIM की तंजीम और इसका सरबरा सिर्फ दुश्मनों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी पुरस्कार है। अपने 1 या 2 ख्याल ख्वानी करने वालों को इन मुजाहिदीन के दिमागों में आने जाने के लिए कहते रहो। वो 8 कल तक यहाँ से रवाना होंगे। सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले भी मुख्तलिफ ज़राए से इनकी निगरानी करेंगे, नहायत होशियारी से इन पर नज़र रखना होगा। सलमान ने कहा, कल सुबह 10 बजे माई खरारे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा जाएगा, हमें उसके अंदर भी मौजूद रहना होगा। हाँ, कल सुबह हम 9 बजे ही माई खरारे के पास जाएंगे, शायद ये मालूम हो सके कि उसे किन रास्तों से गुजार कर उस खुफिया अड्डे तक पहुंचाया जाएगा जहां उस ट्रांसफार्मर मशीन को छुपा कर रखा गया है। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। जमीला एक हेलीकॉप्टर के जरिए शुमाल की सिमत शहर खू जन्नत की तरफ गई थी। अभी मुझे उसकी खैरियत मालूम करना थी, लेकिन मैं थोड़ी देर तक MIM के सरबरा के बारे में सोचता रहा। मुजाहिदीन के ख्यालात पढ़कर यह मालूम हुआ था कि उनका सरबरा हमेशा उनका ख्याल रखता है और मुश्किल वक्त में आकर उनकी मुश्किलें आसान कर देता है। अब यह सवाल पैदा हो रहा था कि उस सरबरा को इन हालात का इल्म नहीं होगा जिनसे मुजाहिदीन गुजर रहे थे। अगर वो टेलीपैथी जानता है या कोई ऐसा पुरस्कार इल्म जानता है जिसके ज़रिए मुजाहिदीन की खबर रखता है, तो इससे ये मालूम हो गया होगा कि हम चंद ख्याल ख्वानी करने वाले अजनबी हैं और उसके मुजाहिदीन के काम आ रहे हैं, उससे नेकी कर रहे हैं और उसके नेक मकासद को अमली जामा पहना रहे हैं। इसके नतीजे में उस सरबरा को किसी भी ज़रिया से हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था।
लेकिन उसकी तरफ से मुसलसल खामोशी थी। वैसे मुतमईन था जैसे त्यारा अगवा करने वाला मिशन उसका नहीं हमारा हो और हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया हो और सरबराह पर कोई एहसान ना किया हो। देखा जाए तो PLO और इसराइली मुआहदे के खिलाफ एहतजाज करना और दूसरे इस्लामी ममालिक को ये जहन नशीन कराना कि वो कभी किसी हाल में इसराइल से मुआहदा ना करें, ये एक अहम इज्तमाही फ़र्ज़ था और ये फ़र्ज़ सिर्फ MIM के सरबराह का ही नहीं हमारा भी था। इस तरह हमने इस MIM के सरबराह पर कोई एहसान नहीं किया था। वैसे ये तजस्सुस बढ़ गया था कि वो कौन है। यकीनन जज्बा जहाद से भरपूर एक मोमिन है, उसके और हमारे अज़ाइम एक हैं, मंजिल एक है, तो फिर वो हमसे क्यों छुपा हुआ है। ये तजस्सुस उसी वक्त दूर हो सकता था कि मेरे ख्याल ख्वानी करने वाले उन 8 मुजाहिदीन के दिमागों में आते जाते रहते और खामोशी से ये मालूम करते रहते कि उनका सरबराह किस तरह उन सबका ख्याल रखता है, उनसे फ़ोन पर कैसी बातें करता है, शायद उसकी आवाज़ और लहजे से हम उसे पहचान सकें। अब यह तजस्सुस फ़ौरन ही ख़त्म नहीं हो सकता था। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि पुरस्रार और नादीदा ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। इस दुनिया में कितने ही लोगों ने गुमनाम और पुरस्रार रहकर अपनी बादशाहत कायम रखने की नाकाम कोशिशें की। फिर कोई ऐसा वक्त आया कि वो बेनकाब हो गए। अगरचे MIM का सरबराह अपनी बादशाहत कायम नहीं रखना चाहता, वो यहूद व नसारा की साजिशों से दीन इस्लाम को और इस्लामी ममालिक को महफूज रखना चाहता था। इस एतबार से उसके गुमनाम रहने पर मुझे फ़िलहाल कोई शिकायत नहीं थी। हो सकता है वो अपने गुमनाम दुश्मनों से खुद को महफूज रखने के लिए गुमनामी की ज़िंदगी गुजारा हो। मैंने उसे जहन से निकाल दिया। फिर जमीला के पास पहुंचकर कोडवर्ड अदा किए। वो शुमाली शहर खू जन्नत पहुंची हुई थी, वहाँ के वाक़यात सुनाने लगी। 3D का आखिरी टेलीपैथी जानने वाला डिशारवे इसी शहर में था। वो अपनी दानिस्त में बड़ा मोहतात था। अक्सर अपनी रिहाइशगाह की 4 दीवारी में रहता। कोई अहम ज़रूरत हो तो बाहर निकलता और बाहर निकलने के बाद कभी चलते फिरते या किसी रेस्तोरां वगैरह में बैठकर ख्याल ख्वानी नहीं करता था। ये अंदेशा था कि मैं उसे कहीं ख्याल ख्वानी में गुम देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। उसकी रिहाइशगाह में कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर या उसके नुमाइंदे मुलाकात के लिए आते थे। उसने इन तमाम अफराद के सामने कभी ख्याल ख्वानी का मुजाहरा नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसे महज एक अमरीकी नुमाइंदा समझते थे। उसके ज़रिए माली इमदाद और असला हासिल करने के लिए मुलाकात करते रहते थे। डी हार्वे ने अपनी आवाज़ और लहजा बदल लिया। यूँ मुतमईन था कि गैर मामूली समात रखने वाला बंदर कभी उसकी आवाज़ के ज़रिए उसे हार्वे की हैसियत से नहीं पहचानेगा। जबकि उसे पहचानने वाली जमीला वहाँ पहुँच गई। अब जमीला को ये मालूम करना था कि वो किस रिहाइशगाह में बैठा अपने मुलाकात करने वालों से गुफ्तगू करता है। जब वो शहर के एक होटल में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। उसे डी हार्वे की आवाज़ देर तक सुनाई नहीं दी। वह एक रिहायशी इलाके के करीब थी। यह अंदाज़ा था कि शायद वह दोपहर के वक्त सो रहा है। शाम को अचानक आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से कह रहा था, तुम इत्मीनान रखो, आज आधी रात से पहले वो असला और गोला बारूद से लदा हुआ तैयार है, यहाँ पहुँच जाएगा। उसके पास कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था। वो कह रहा था, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम फिर शहर दोशंबे पर कब्जा कर लें, लेकिन वहाँ फरहाद, उसकी बेटी और वो बंदर आदमी वगैरह होंगे। हमारी पार्टी का जो लीडर उनसे शिकस्त खाकर आया था, हमने उसे गोली मार दिया। उसके साथ जिंदा आने वाले अपाहिज फौजियों को भी ख़त्म कर दिया है। ये तुमने अच्छा किया। वो लोग जिंदा रहते तो फरहाद उनके दिमागों में रहकर तुम्हारे नए मंसूबे मालूम करता रहता। तुम्हारे लिए दूसरी खुशखबरी ये है कि फरहाद शायद दोशंबे से किसी दूसरे इलाके में चला गया है। फिर तो ये बड़ा अच्छा मौका है। आज रात तुम्हारे मुल्क का तैयारा जदीद असला लेकर आएगा। हम अपने चंद तैयारों के जरिए वहाँ सुबह होने से पहले हमला करेंगे। शहर दोशंबे हमारे कब्जे में आएगा और ऐसा ना हुआ तो हम इस शहर को खंडर बनाकर वापस आएंगे। वो गुफ्तगू कर रहे थे। आधी रात के बाद दोशंबे पर हवाई हमलों की प्लानिंग कर रहे थे और जमीला होटल के कमरे से निकलकर उनकी आवाज़ों की सिमत का तयन करती हुई उधर जा रही थी। वो इलाका ताजिकिस्तान के इंतहाई शुमाल में था, इसलिए बर्फ़बारी होती रहती थी। मकानों की छतों, दरख्तों और सड़कों पर बर्फ़ जमी रहती। वह चलते चलते एक लकड़ी के कॉटेज के करीब रुक गई। डी हार्वे और कम्युनिस्ट लीडर की गुफ्तगू वहीं से सुनाई दे रही थी। वो कॉटेज से दूर खड़े होकर सोचने लगी, अभी वहां जाकर डी हार्वे और इस लीडर को हलाक करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इस शहर में आधी रात से पहले असले का ज़ख़ीरा पहुंचने वाला था। अगर एक लीडर को मार डालती तो दूसरा कोई लीडर बनकर दोशंबे पर हवाई हमले कर सकता था। लिहाजा ये लाजमी हो गया कि वह तमाम असला कम्युनिस्टों के हाथ ना लगने दिया जाए। वो एक करीबी कावा खाने में आकर मेरा इंतज़ार करने लगी। वहाँ से कॉटेज भी नजर आ रहा था। उसका इरादा था कि वो लीडर डी हार्वे से गुफ्तगू करके निकलेगा तो वो उसका ताक़ुब करेगी। हो सका तो उसे दोस्ती करके उसके साथ पूरे शहर को देखेगी और रास्ते पहचानेगी। ऐसी मालूमात बाद में काम आएंगी। फिर एक लीडर की दोस्त बनकर रहेगी तो कोई उस पर किसी किस्म का शुबा नहीं करेगा। बर्फ़बारी के वक्त कावा खाने के दरवाजे और खिड़कियां बंद रहती थीं। दरमियानी हॉल में बहुत बड़ा आतिशदान था जिसमें लकड़ियां जलती रहती थीं। यूँ तो खिड़कियों के शीशों पर बर्फ़ की तह जमी रहती थी, मगर वहाँ आतिशदान की आग और गर्मी के बायस शीशों पर से बर्फ़ पिघल रही थी। वहाँ की एक छोटी मेज़ के पास बैठी खिड़की के पार डी हार्वे के कॉटेज को देख रही थी। उसके सामने गरम गरम कावे की ट्रे आ गई। ऐसे वक्त एक कद्देआवर सेहतमंद शख्स उसके सामने मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठकर बोला, बड़ी शदीद बर्फ़बारी है, मैं भी कावा पीना चाहता हूँ।
उसने मुस्कुराकर पूछा, सिर्फ कावा पीना चाहोगे? नहीं, तुम्हारी मेज़ पर आया हूं तो दोस्ती भी करना चाहूँगा। दोस्ती तारुफ के बगैर नहीं होती, ज़रा अपनी तारीफ बयान करो। जमीला ने एक प्याली में कावा डालकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो बोला, मैं अपनी तारीफ क्या करूं? देख रही हो कि खूबसूरत और सेहतमंद जवान हूं, मुझे देखकर हसीनाओं के दिल धड़कने लगते हैं। तुम्हारे दिल का क्या हाल है? सच पूछो तो तुम्हारे अचानक आ जाने से दिल धड़कने लगा है। बाय द वे, अब तक कितनी हसीनाओं के दिल धड़का चुके हो? वो अपनी प्याली में कावा डालने लगा। बोला, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं गिनती भूल जाता हूँ, लिहाजा याद नहीं है कि तुमसे पहले कितनी आ चुकी हैं। अब तुम अपनी तारीफ बयान करो। वो उसके अंदाज में बोली, मैं अपनी तारीफ क्या करूं? देख रहे हो कि हसीन और स्मार्ट हूं, इसीलिए तुम मेरी तरफ खिंचे चले आए हो और बिल्कुल सही जगह आए हो। आज के बाद तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर नहीं रहेगी। जब तक तुम सांस लेते रहोगे मुझे याद करते रहोगे। हर लड़की इसी खुशफहमी में रहती है कि उसके पास आने वाला मर्द उसका दीवाना होगा, कि उसे कभी भूल नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा। वैसे तुम हमारे इलाके की नहीं लगती हो। मैं अमरीकी हूँ, मुझे सियाहत का बड़ा शौक है, नगर नगर घूमती रहती हूँ। फिर तो तुम्हारे पास पासपोर्ट, यहाँ तक आने का खसूसी इजाज़तनामा वगैरह होगा? बेशक है। क्या तुम आशिक से एकदम पुलिस वाले नहीं बन रहे हो? यूं भी समझ सकती हो, आशिक भी तन्हाई चाहते हैं और पुलिस वाले भी तन्हाई में कपड़े उतार कर तलाशी लेते हैं। हम कावा पीने के बाद एक कॉन्फेस सेल में चलेंगे। अनजान बनकर बोली, ये कन्फेस सेल क्या होता है? ये एक टॉर्चर सेल होता है। इस अकूबत खाने में ऐसी अजियतें पहुंचाई जाती हैं कि बड़े से बड़े शहजोर अपने झूठ को सच में बदल देती हैं और अपनी असली हिस्ट्री बयान करने लगती हैं। तुम तो बेचारी एक नाजुक सी दोषी जाओ। क्या तुम मेरे कागजात चेक किए बगैर टॉर्चर सेल में ले जाओगे? कागजात जाली हो सकते हैं, लेकिन टॉर्चर सेल में जुबान जाली और झूठी नहीं हो पाती। तुम वहां बेख्तियार तड़प तड़प कर सच बोल दोगी। फिर तो मैं बेचारी गई काम से। अभी मैंने जवानी की बहारें पूरी तरह नहीं देखी हैं और एक रूसी जासूस के पल्ले पड़ गई। ये लो, मेरी प्याली खाली हो गई। चलो उस टॉर्चर सेल में चलते हैं जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वह जासूस के साथ कावा खाने से बाहर आई, उसके साथ एक गाड़ी में बैठ गई। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, हम रूसी जासूस पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हमारी नज़रों से कोई गैर मुल्की एजेंट छुप नहीं सकता। मैंने इस होटल के कमरे की तलाशी ली है जहां तुम्हारा क़याम है। तुम्हारे उस कमरे में सिर्फ एक किट थी जो पुश्त पर बांधी जाती है। उसमें पासपोर्ट और दीगर शनाख्ती कागजात नहीं है। अब बताओगे तुम कौन हो? जब तुम देख चुके हो कि मेरे पास मुख्तसर सा सामान है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बाकी सामान दूसरे शहर में छोड़ आई हूँ। पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात भी वहीं रह गए हैं। हम कम्युनिस्टों के इलाके में दाखिल होने के लिए खसूसी इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी होता है। वो कहाँ है? मिस्टर जासूस, तुम बहुत जल्दबाज हो। जब टॉर्चर सेल में मुझे ले जा रहे हो तो फिर वहीं वो खसूसी इजाज़तनामा भी देख लेना। मैं देख रहा हूँ कि तुम ज़रा भी खौफज़दा नहीं हो, जबकि टॉर्चर सेल का नाम सुनते ही संगदिल और ढीठ किस्म के मुजरिमों को पसीना आ जाता है। एक इमारत के सामने गाड़ी रुक गई। वो बोली, मैंने आज तक कोई टॉर्चर सेल नहीं देखा। मैं जब ये नहीं जानती कि वो क्या बुला है तो फिर मुझे पसीना क्यों आएगा? पहले खौफज़दा करने का सबब तो सामने आए। वो दोनों गाड़ी से उतरकर इमारत के अंदर आए। वहाँ फौजी मर्दों के साथ औरतें भी दफ्तरी काम करती हुई दिखाई दे रही थीं। वो बोला, ये हमारे इंटेलिजेंस का शोबा है। यहाँ के तय खाने में कोई मुजरिम आने के बाद वापस नहीं जाता। वो बोली, कमाल है, यह सब पुरफिजा मुकाम है कि मुजरिमों का यहीं दिल लग जाता है, वो वापस ही नहीं जाते। वो एक लिफ्ट में आ गए। उसने कहा, अभी सारी जिंदा दिली हवा हो जाएगी। लिफ्ट नीचे जाने लगी। वो एक तय खाने में पहुंच गए। वहाँ दो गेंडे की तरह खूब मोटे और भारी भरकम पहलवान थे। जगह जगह ऐसे खतरनाक औजार थे जिन्हें देखकर ही खौफ तारी हो जाता था। फिर एक सिमत आनी सलाखों के पीछे एक खूंखार चीता था जो सलाखों के बाहर आ जाता तो गेंडे जैसे पहलवानों को भी कच्चा चबा जाता। रूसी जासूस ने कहा, ये दोनों गेंडे और वह भूखा गुस्से से धाड़ता हुआ चीता तुम्हारी नज़ाकत के पेश नज़र बहुत ज़्यादा है। ये तुम्हें हाथ भी लगाएंगे तो तुम मर जाओगी। बेहतर है कि मैं पहले ही तुम्हारी जवानी के मज़े लूट लूँ, उसके बाद ऐसी अजियतें पहुंचाऊंगा कि तुम चीख चीख कर अपनी असलियत बयान करने लगोगी। वो जासूस और दोनों गेंडों के साथ एक कमरे में आई। उस कमरे के आखिरी दरवाजे को लॉक कर दिया गया। उसकी चाबी जासूस एक जेब में रखना चाहता था कि जमीला ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने चौंक कर नाजुक दिखाई देने वाली लड़की को देखा। मर्दाना कलाई पर उसकी गिरफ्त ऐसी थी कि कलाई की हड्डी तिड़कने लगी। वह दूसरे हाथ से चाबी छीनकर अपने गिरेबान में डालते हुए बोली, यह चाबी मेरे पास रहेगी। तुम जवानी के मज़े लूटने के लिए कपड़े उतारोगे तो यह तुम्हें मेरे लिबास से मिल जाएगी। यह कहकर उसने कलाई छोड़ दी। वह तकलीफ से बेचैन हो रहा था। यकीन से नहीं कह सकता था कि कलाई की हड्डी सलामत है या नहीं। दोनों गेंडे हाथ बांधे खड़े थे और अपने अफसर के हुक्म के मुंतज़िर थे। वो बोला, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस लड़की की गिरफ्त से समझ गया हूं कि ये वही है जिसने दोशंबे के होटल में हमारे 2 आदमियों की गर्दनें तोड़ी थीं और एक बंदर आदमी के साथ मिलकर हमारे 20 फौजी जवानों को अपाहिज बना दिया। एक गेंडे ने कहा, आप हुक्म दें कि इसके साथ क्या सलूक करें। इसका लिबास फाड़ डालो और चाबी हासिल करो। इस कमरे से निकलकर ऊपर रिपोर्ट पेश करने की इसकी असलियत मालूम हो गई है। वो चारों जिस कमरे में बंद थे उसके साथ ही दूसरे कमरे में वो खूंखार चीता था। आनी सलाखों के पीछे उन चारों को देखकर धाड़ रहा था और बार बार सलाखों की तरफ यूं लपक रहा था जैसे सलाखें तोड़कर अपनी भूख मिटाने के लिए उनके पास आना चाहता हो।
एक गेंडा अपने अफसर का हुक्म सुनते ही आगे बढ़ा ताकि जमीला का लिबास फाड़कर चाबी निकाल ले, लेकिन एक उल्टा हाथ पड़ते उसका मुंह ऐसे फटा कि चंद सेकंड तक वो मुंह बंद ना हो सका। लहू के साथ चंद दांत टूट कर गिर गई। दूसरा गेंडा ये देखते ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जमीला ने उसे एक फ्लाइंग किक मारी और चीते के पिंजरे के पास आ गई। गेंडे कमजोर नहीं होते, मजबूत दरख्तों को टक्करें मार मार कर जड़ों से उखाड़ देते हैं। वो दोनों इंसानी गेंडे भी ऐसे ही मजबूत थे, लेकिन दरख्तों और दीवारों को टक्करें मारना और बात है। अगर कोई फौलादी रोबोट टक्करें मारे तो क्या हाल होगा। जिसे फ्लाइंग किक पड़ी थी उस गेंडे के सीने की हड्डियां दुखने लगी थी। वो कराते हुए उठा। दोनों शायद जोरों से ये तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक लड़की ने उन्हें मार गिराया। वह चीते के पिंजरे के करीब खड़ी थी। वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए हमला करने आए। उसने यकबार की फिजा में छलांग लगाई, फिर उनके सरों पर से गुजरते हुए दोनों के पीछे पहुंचते ही फुर्ती से पलटकर दोनों को किक मारी। वह दोनों जाकर चीते के पिंजरे से टकराए। वो चीता जो बार बार सलाखों की तरफ लपक रहा था, दो अदद शिकारों के करीब आते ही उसने दोनों के मुंह पर पंजे मारे और दोनों चेहरों की खाल और गोश्त नोचकर फिर पंजे मारना चाहता था। उस गेंडों के हलक से चीखें ना निकल सकीं, क्योंकि चीता उनके मुंह और जुबानें भी नोच कर ले गया था। उन दोनों की तकरीबन आधी जान निकल चुकी थी, क्योंकि सांस लेने के लिए नाक नहीं रही थी। वो पीछे गिरने वाले थे। जमीला ने दूसरी बार फ्लाइंग किक मारकर फिर उन्हें पिंजरे की सलाखों तक पहुंचा दिया। इस बार चीते ने दोनों के सीनों पर पंजे मारे और दिल समेत गोश्त के लोथड़े नोच लिए। वो रूसी जासूस खौफ से थर थर कांप रहा था। जमीला ने पूछा, क्या तुम मुझे इस तरह खौफजदा होने को कह रहे थे? वो बोला, तुमने मेरी कलाई को क्या किया है? यह हाथ उठाने से दर्द की टीसें उठने लगती हैं। कोई बात नहीं, बायां हाथ उठाओ। एक औरत के बदन के कपड़े फाड़ना तो मर्द के बाएं हाथ का खेल होता है। मुझे माफ़ कर दो, आओ हम बाहर चलें। हम बाहर कैसे जा सकते हैं? तुमने यहाँ आते वक्त कहा था कि यहाँ के तय खाने में कोई मुजरिम आने के बाद वापस नहीं जाता, लिहाजा वापसी उसी की होगी जो मुजरिम ना हो। मैंने जो कुछ कहा उसकी मुआफ़ी चाहता हूँ। फॉर गॉड सेक, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जाने के लिए सेल का ताला खोलना होगा और चाबी मेरे लिबास के अंदर है। इसे निकालो और ताला खोलो। वह परेशान होकर बोला, मैं कैसे चाबी निकाल सकता हूँ? क्यों नहीं निकाल सकते? तुम्हारा दूसरा हाथ अभी सलामत है। आओ मेरे करीब आओ। नहीं, मैं तुम्हारे लिबास को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैं अपनी बहन समझता हूँ। जवानी के मज़े लूटने वाला किसी का भाई नहीं होता। हाथ आगे बढ़ाओ और चाबी निकालो। वो मजबूर होकर झिझकते हुए हाथ बढ़ाने लगा। जमीला ने उसकी वो कलाई भी पकड़ ली, फिर कहा, हमारी दुनिया में कैसे बेगैरत लोग हैं। तुम बहन कहने के बाद अपनी जान दे देते, मगर हाथ इधर ना बढ़ाते। मगर जान बचाने के लिए बहन के लिबास तक पहुंचने लगे थे। वह तकलीफ से बिलबिला रहा था। कलाई की हड्डी चिटक रही थी। आनी शिकंजे में हड्डी की मजबूती जवाब दे जाती है। जब उसने कलाई छोड़ी तो वह दोनों हाथों से अपाहिज हो चुका था। वहां अजियतें पहुंचाने के कई सामान थे। उसने एक कुल्हाड़ी उठा ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई चीते के पिंजरे के पास आई। उसके हिस्से में जितना इंसानी गोश्त आया था वो उसे हजम कर चुका था। थोड़ी सी मिकदार में उसका पेट नहीं भर सकता था। वह जमीला को देखकर लपकने लगा। उसने कुल्हाड़ी को एक तरफ रखा, फिर चीते की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चीता पंजा मारकर उसका हाथ तोड़कर चबा जाना चाहता था, लेकिन जमीला ने हाथ बचाकर फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। चीते ने दूसरा पंजा सलाखों से बाहर निकालकर मारना चाहा, मगर वह दूसरे पंजे वाली कलाई जमीला के दूसरे हाथ की गिरफ्त में आ गई। फिर दोनों में जोर आजमाई होने लगी। वह अपाहिज होने वाला जासूस शदीद हैरानी से एक लड़की की नाकाबिल यकीन जिस्मानी कुव्वत को देख रहा था। जमीला चीते की दोनों कलाइयों को गिरफ्त में लिए पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींच रही थी और चीते का सर पूरी कुव्वत से आकर आहनी सलाखों से टकरा रहा था। वो जोर जोर से धाड़ रहा था। जमीला को अपनी तरफ खींचकर उसे चीर फाड़ कर खा जाना चाहता था, मगर नाकाम हो रहा था और आहनी सलाखों से बार बार टकराने के बायस उसका सर और चेहरा जख्मी होता जा रहा था। कोई भी शाहजोर उस वक्त कमज़ोर होता है जब वो थक जाता है। इंसान की जिस्मानी कुव्वत की एक हद है। इस हद से गुजरने के बाद उसकी ताकत जवाब देने लगती है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन पाशा, हीरो और जमीला ने शायद कभी ना थकने वाली हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वत हासिल की थी। पाशा बाज़-औक़ात इसलिए शिकस्त खा जाता था कि वो लड़ने का फ़न नहीं जानता था, फिर ये कि शराब और शबाब में भी मस्त रहता। लेकिन जमीला ने मुझसे और हीरो ने बाबा साहब के दायरे में रहकर लड़ने का सिर्फ फ़न ही नहीं सीखा था, इसके साथ हाजिर दिमागी से काम लेना भी सीखा था। चीते की कुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे गई। वो निढाल सा होने लगा तो जमीला ने उसकी दोनों कलाइयाँ छोड़ दी। वह पीछे जाकर गिर पड़ा, फिर उठकर बैठते हुए तेज़ी से हाँफने लगा। जमीला को ऐसे देखने लगा जैसे एक ज़बरदस्त शेरनी को देख रहा हो। बाज़ शौहर अपनी बीवी से हार कर इसी तरह हाँफते हुए शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक तरफ बैठ जाती हैं। शायद शेरों के कबीले में भी ये रिवाज है। शायद वो भी शेरनी से शिकस्त तस्लीम कर लेते हों। जमीला ने पिंजरे की एक एक आहनी सलाख को एक एक मुट्ठी में लिया, फिर जोर लगाकर इन सलाखों को टेढ़ा करने लगी। इंसान तो क्या, शेर भी ऐसी मोटी सलाखों को टेढ़ा नहीं कर सकता। लेकिन जासूस ने इस लड़की की नाकाबिल यकीन जिस्मानी कुव्वत का तमाशा देखा था। वह चीख कर बोली, ये क्या कर रही हो? चीते को पिंजरे से बाहर आने का मौका मिल जाएगा। चीता हाँफता हुआ उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि पिंजरे से निकलने का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा था। सलाखें टेढ़ी होकर दूसरी सलाखों से जा लगी थीं। वह गुर्राता हुआ तेजी से आया,
बाहर निकलना चाहता था मगर भारी भरकम जिसामत के बायस तकरीबन आधा बाहर आकर फंस गया। अभी पूरी तरह निकलने का रास्ता नहीं बना था। जमीला आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जरा पीछे गई, फिर अचानक फिजा में छलांग लगाकर जैसे उड़ती हुई आई। फिर चीते के सर पर एक फ्लाइंग किक मारी। सलाखों के दरमियान फंसने वाला लात खाती ही दोबारा पिंजरे के अंदर चला गया। अपाहिज जासूस ने कहा, यह तुमने अच्छा किया, इसे बाहर ना निकलने दो। मैं तुम्हारी ताकत और अजमत को सलाम करना चाहता हूँ, मगर मेरे दोनों हाथ नहीं उठ रहे हैं। वो बोली, तुमने काबा खाने में कहा था कि याददाश्त कमज़ोर है, तुम अपनी ज़िंदगी में आने वाली हसीनाओं की गिनती भूल जाते हो। हाँ, और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें तमाम उम्र नहीं भूल सकूंगा। बाई गॉड, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, बाकी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगा। अब ज़िंदगी बाकी कितनी रह गई है, बस जो सांसें रह गई उसमें जल्दी जल्दी अपने खुदा को याद कर लो। वैसे कट्टर कम्युनिस्ट खुदा को भी नहीं मानते। अब सोचो कि अपनी मगफिरत के लिए क्या करोगे। टेढ़ी होकर जो सलाखें दूसरी सीधी सलाखों से जा लगी थी, जमीला बिन सीधी सलाखों को भी पूरी कुव्वत से खींचकर चीते के निकलने का रास्ता कुशादा कर रही थी। चीता फिर एक बार उठकर खड़ा हो गया। चार आहनी सलाखों के एक के बाद दीगरे अपनी जगह से हटने के बाद खुलजा सिमसिम कहने की जरूरत नहीं रही थी। जमीला ने एक तरफ हटकर कुल्हाड़ी उठा ली। चीते ने दौड़ते हुए पिंजरे के बाहर छलांग लगाई। जासूस हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। वह जमीला के पास आकर पनाह लेना चाहता था, मगर लात खाकर चीते की तरफ जा गिरा। इस खूंखार दरिंदे को जो निहत्ता शिकार मिला वो इसी को चीर फाड़ कर खाने लगा। जमीला एक हाथ में कुल्हाड़ी लिए आहनी सलाखों वाले दरवाजे के पास आई, फिर अपने लिबास में से चाबी निकालकर ताले को और दरवाजे को खोलकर बाहर आ गई। अब वो दरवाजे को दोबारा मुकफ्फल करके चीते को 3 इंसानों का गोश्त चबाते रहने के लिए कैद कर सकती थी, लेकिन उसने दरवाजे को खुला रखा और चीते के पेट भरने का इंतजार करने लगी। वो आधे घंटे तक इंतजार करती रही, फिर बेजार होकर चीते को ललकारा, कम ऑन, निकलो यहाँ से। उसने उल्टी कुल्हाड़ी से उसे मारा। वो उछलकर एक तरफ गया, फिर जमीला पर गुराने लगा, लेकिन वह दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामे उस पर हमला करने को तैयार थी और इशारे से कह रही थी, बाहर चलो, इधर सेल से बाहर निकलो, वरना कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दूंगी। चीते ने उसकी गजबनाक आवाज़ से उसके तेवर समझ लिए। वह उसके इशारों के मुताबिक बाहर आया। जमीला ने एक दीवार के पास आकर लिफ्ट के एक बटन को दबाया। चंद सेकंड में लिफ्ट वहां आकर रुक गई। इसका दरवाज़ा खुल गया। उसने चीते को कुल्हाड़ियों के जरिए हाँकते हुए लिफ्ट के अंदर जाने पर मजबूर किया। उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। वो तय खाने के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर रुक गई। दरवाज़ा खुल गया, जैसे पिंजरा खुल गया। चीता घुराता हुआ बाहर निकला तो पूरे इंटेलिजेंस के शोबे में चीखो पुकार शुरू हो गई। सब अपना अपना काम छोड़कर अपनी अपनी सीटों पर से उछलकर भागने लगे। जमीला ने फिर बटन दबाया। लिफ्ट फिर तय खाने में आ गई। इस बार वह कुल्हाड़ी फेंक कर लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर आई तो इमारत का वो हिस्सा वीरान हो रहा था जिन अफसरान ने अपने दफ्तरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। वो वॉकी टॉकी के जरिए अपने मातहतों को हुक्म दे रहे थे कि चीते को गोली ना मारी जाए, इसे जिंदा पकड़ने की कोशिशें की जाए। अगर वो इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाए तो उसे जख्मी करके काबू में लाया जाए। वो अपनी गैर मामूली समात के जरिए तरह तरह की आवाज़ें सुनती हुई इमारत से बाहर आई। बाहर वो चीता एक तरफ लोगों के पीछे दौड़ता जा रहा था। एक अफसर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वहां से भागना चाहता था। जमीला ने उसके सर पर एक घुंसा मारा। उसे तो जैसे हथौड़ा लगाओ, वह चकरा कर गिर पड़ा। जमीला ने स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर गाड़ी ड्राइव करती हुई वहां से चल पड़ी। ऐसे ही वक्त मैंने उसके दिमाग में आकर कोडवर्ड्स अदा किए। वो बोली, पापा, मैंने डी हार्वे की पनाहगाह मालूम की है, अभी उसी तरफ जा रही हूँ। वैसे जिन हालात से गुजर कर आई हूँ उन्हें आप मेरे ख्यालात पढ़कर मालूम कर लें। वो खामोशी से ड्राइव करती रही। मैं उसके ख्यालात के जरिए तहखाने और टॉर्चर सेल के वाकयात मालूम करता रहा। फिर मुस्कुरा कर कहा, शाबाश, तुम वाकई मेरी बेटी होने का हक अदा कर रही हो। अब मुझे उस कम्युनिस्ट लीडर की आवाज़ सुनाओ जो डी हार्वे से उसके कॉटेज में बातें कर रहा था। उसने गाड़ी सड़क के किनारे जमी हुई बर्फ़ के पास रोक दी, फिर उस लीडर की आवाज़ पर तवज्जो देने लगी। चंद लम्हों के बाद ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से से गरजते हुए पूछ रहा था, ये क्या बकवास कर रहे हो? जो चीता तय खाने में आदमी सलाखों के पीछे था वो पिंजरे से निकलकर लिफ्ट के जरिए ऊपर कैसे चलाया? दूर से जवाब दिया, कॉमरेड, लिफ्ट के पास छुपी हुई एक टाइपिस्ट खातून ने लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते और चीते को वहां से बाहर आते देखा था। मैं ये बातें सुनते ही लीडर के दिमाग में पहुंच गया। वो फ़ोन पर कह रहा था, ये कैसी अहमकाना बात है? क्या चीता बटन दबाकर लिफ्ट को तय खाने में लाना और फिर ग्राउंड फ्लोर पर आना जानता है? वो चीता है या इंसान? दूसरी तरफ से कहा गया, मैं अभी चंद मुसल्लह कॉमरेड के साथ तय खाने में गया था, वहाँ 3 इंसानी ढांचे पड़े हैं। चीते ने अपनी सलाखों को टेढ़ा कर दिया था और रास्ता बनाकर बाहर निकला है। लीडर ने फिर गुस्से से पूछा, ये कैसी नॉनसेंस बातें हैं कि चीता अपनी सलाखों को टेढ़ा कर सकता है? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई चीता पिंजरा तोड़कर बाहर आया हो। आप तय खाने में आकर देखेंगे तो आपको हमारी बातों का यकीन आएगा। वहाँ 3 इंसानी ढांचे किसके हैं? उस तय खाने में हमारे 2 मोटे तगड़े जल्लाद रहा करते थे, वह चीते का लुकमा बन चुके हैं। तीसरा लुकमा बनने वाला हमारे एक जासूस रोडोल्फ विस्की था। वो एक मशकूक लड़की को गिरफ्तार करके वहां ले गया था। तो फिर तय खाने में उस लड़की की भी लाश होनी चाहिए। वो लड़की कहाँ है? क्या चीते पर सवार होकर चली गई है? कॉमरेड, ये मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है।
हमारी उस टाइपिस्ट खातून ने सिर्फ चीते को लिफ्ट से बाहर आते देखा था। लड़की को किसी ने तहखाने से निकलते नहीं देखा। क्या वो चीता काबू में आ गया है? नो कॉमरेड, हम टॉर्चर सेल में हमेशा उसे इंसानी गोश्त खिलाते रहे हैं। वो रिहाई पाने के बाद इंसानों पर हमले कर रहा था, मजबूरन उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया है। मैं आ रहा हूँ। अपनी आंखों से तहखाने और टॉर्चर सेल का जायजा लूंगा। वो लड़की किसी चालाकी से बच निकली होगी। तुम सब उसे तलाश करो। लीडर ने रिसीवर रख दिया। मैं जमीला के अंदर रहकर ये सारी बातें सुन रहा था। उसी वक्त डी हार्वे की आवाज़ सुनाई दी। वो पूछ रहा था, तुम फ़ोन पर जो बातें कर रहे थे, मैं उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया, मामला क्या है? मैं समझ रहा था कि डी हार्वे ने लीडर के दिमाग में रहकर सारी बातें सुन ली थीं, लेकिन अपने टेलीपैथी के इल्म को छुपा रहा था, इसलिए मौजूदा मामलात के मुतल्लिक पूछ रहा था। उसने लीडर से तमाम बातें सुनने के बाद कहा, वो लड़की बहुत पुरस्कार है। वो भी तहखाने में थी, लेकिन वो ना जिंदा देखी गई और ना ही तहखाने में उसका ढांचा है। बेशक ये समझ में आने वाली बात नहीं है। हमें समझने के लिए उस लड़की को तलाश करना होगा और उसे गिरफ्तार करके उसकी असलियत मालूम करनी होगी। डी हार्वे ने कहा, तुम्हारे एक जासूस भी उस पर शुबा करके उसे टॉर्चर सेल में ले गया था। उसे नतीजे में मौत मिली। अपने तमाम कॉमरेड से कह दो कि जैसे ही लड़की गिरफ्त में आए उसे फौरन यहाँ ले आए। हम दोनों से हकीकत उगलवाएंगे। मैंने लीडर के दिमाग में जगह बनाने के बाद ही जमीला से कह दिया था कि वो गाड़ी आगे बढ़ाए और डी हार्वे के कॉटेज में पहुंच जाए। जब वो दोनों कॉटेज में बैठे उसके बारे में बोल रहे थे, तभी वो दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे कहने पर उसने दस्तक दी। डी हार्वे ने पूछा, कौन है? बाहर से मीठी रस भरी आवाज़ सुनाई दी, लड़की, मैं वही लड़की हूँ। लीडर रिसीवर उठाकर अपने मातहतों को यही हुक्म देने वाला था कि लड़की को गिरफ्तार करके इस कॉटेज में लाया जाए। बाहर से जमीला की बात सुनकर वो दोनों ही ठिठक गए। डी हार्वे अपनी सलामती के लिए बहुत सोच समझकर टेलीपैथी का इल्म इस्तेमाल करता था। इस वक्त भी उसने सोचा कि अगर वो वही लड़की है तो गैर मामूली होगी। फिर भी ये अजीब सी बात थी कि वो उसे गिरफ्तार कराने के बाद अपने कॉटेज में बुलाना चाहते थे। ऐसे में वो खुद आ गई थी। डी हार्वे की छटीस कह रही थी कि खतरा है। उसने लीडर से कहा, अभी दरवाज़ा न खोलना। लीडर ने पूछा, क्या बात है? अभी तो तुम कह रहे थे कि उससे हकीकत उगलवाएंगे। हाँ, मगर उसे कैसे मालूम हुआ कि हम उसे यहाँ तलब करने वाले हैं? उससे पूछो ये कौन है और इसका नाम क्या है। लीडर ने दरवाजे के करीब आकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? जमीला ने कहा, कैसे मर्द हो? बाहर एक लड़की खड़ी और अंदर से ही सवालात किए जा रहे हो। क्या घर में बीवी है जिसके डर से मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे? डी हार्वे ने कहा, पहले हमारे सवालों का संजीदगी से जवाब दो। जमीला ने पूछा, ये कौन मुर्गा बोल रहा है? लीडर ने कहा, ये मेरा दोस्त है, तुम अपने बारे में बताओ। मैं वो हूँ कि मेरे लिए दरवाजे ना खोले जाएं तो मैं तोड़कर अंदर आ जाती हूँ, इसके बाद अपना तारुफ कराती हूँ। अब बताओ, क्या दरवाज़ा खोल रहे हो? डी हार्वे ने सरगोशी में लीडर से कहा, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। वहाँ से इस आने वाली को रिवॉल्वर के निशाने पर रखूंगा। वो कोई गड़बड़ करेगी तो उसे गोली मार दूंगा। वो सरगोशी में बोल रहा था, मगर वो गैर मामूली समात रखने वाली सुन रही थी। उसने मुझसे पूछा, पापा, क्या मैं दूसरे कमरे का दरवाज़ा तोड़कर जाऊँ? वहाँ सीधी डी हार्वे के सर पर पहुँचूंगी। ऐसा कर सकती हो, मगर खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं। डी हार्वे के पास रिवॉल्वर है। तुम दीवार से लगकर खड़ी हो जाओ। मैं लीडर के अंदर रहकर उसे तुम्हारी तरफ देखने नहीं दूंगा। तुम फर्श पर रेंगती हुई अंदर चली जाना। उसने यही किया। दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उधर डी हार्वे दूसरे कमरे में जाकर खुले दरवाजे के एक पर्दे के पीछे छुप गया। उसने रिवॉल्वर निकालकर लीडर को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। वह दरवाज़ा खोलते ही बोला, कौन हो तुम? अंदर आओ। वैसा कहता हुआ मेरी मर्जी के मुताबिक 2 कदम आगे बढ़ गया। जमीला फर्श पर रेंगती हुई खुले हुए दरवाजे से अंदर चली गई। डी हार्वे ऐसी जगह छुपा हुआ था जहां से दरवाजे का निचला हिस्सा नजर नहीं आता था, इसलिए वो जमीला को ना देख सका। लीडर ने दरवाजे के बाहर चारों तरफ नजरें दौड़ाई, फिर वापस आकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, वो तो कोई छलावा थी, आवाज़ सुनाकर गायब हो गई। छुपने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ। डी हार्वे ने पर्दे के पीछे से निकलकर कमरे में आते हुए पूछा, क्या तुमने अच्छी तरह देखा था? वो शायद कॉटेज के पीछे हो। शायद होगी, लेकिन मैं उधर जाऊंगा तो वो अचानक कहीं से हमला कर सकती है। मुझे यकीन हो गया कि उसी तय खाने से और चीते से बचकर आने वाली लड़की है। मुझे फ़ोन करके चंद मुसल्लह कॉमरेड्स को यहाँ बुलाना चाहिए। हम अमरीकी एजेंट बड़ी राजदारी से रहते हैं। मैं चाहता था कि मेरी इस रहायशगाह में कोई ना आए। बहरहाल अपने कॉमरेड से कह दो कि वो इस कॉटेज के चारों तरफ उसे तलाश करें। लीडर ने पूछा, क्या ये अजीब सी बात नहीं कि उस लड़की ने यहाँ आकर अपनी आवाज़ सुनाई फिर गायब हो गई? ऐसी हरकत का मकसद क्या हो सकता है? तुम बातें कर रहे हो मगर फ़ोन नहीं कर रहे हो। पहले तो ये अच्छी तरह सोच लो कि यहाँ हम दोनों के खिलाफ किस किस्म का जाल बिछाया जा रहा है। क्या वो लड़की ये नहीं जानती होगी कि मैं अपने कॉमरेड्स को मदद के लिए बुला सकता हूँ? ये सोचने समझने के लिए बहुत कुछ है, मगर पहले हमारी हिफाजत के लिए मुसल्लह कॉमरेड्स को तो बुलाओ। दरअसल मैं उस लीडर को बहस में उलझा रहा था और उसे फ़ोन करने का मौका नहीं दे रहा था। लीडर ने कहा, तुम बार बार मुझे फ़ोन करने का हुक्म दे रहे हो, क्या मैं तुम्हारा महकूम और मातहत हूँ? डी हार्वे ने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे रहा हूँ। अपने बचाव के लिए मुसल्लह कॉमरेड्स को बुलाना बहुत ज़रूरी है। यह हम दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। जो लड़की चीते से बचकर टॉर्चर सेल से निकल कर आई है वो ज़रूर फरहाद की बेटी होगी।
उसने तुमसे पहले वाले लीडर को बुरी तरह शिकस्त देकर दोशंबे से निकाला था। लीडर ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, जिस लड़की से तुम इतना खौफ खा रहे हो वो तुम्हारे इतने करीब है, जितनी की मौत है जरा अपने पीछे भी देख लिया करो। वो तेजी से पीछे की तरफ पलटा। उसी लम्हे में हाथ पर ठोकर लगी। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर जरा दूर फर्श पर गिरा। डी हार्वे एक लड़की को अपने इतने करीब देखकर बौखला गया। उसने फर्श पर पड़े हुए रिवॉल्वर पर छलांग लगाई। वहां औंधे मुंह गिरकर रिवॉल्वर को फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। रिवॉल्वर पकड़ने के लिए जरूरी नहीं होता कि उसे चलाने का भी मौका मिल जाए। वो रिवॉल्वर को थामकर अपना हाथ न उठा सका, क्योंकि वो उछलकर उसके हाथ पर आ गई थी। वो उसके एक पैर के नीचे से रिवॉल्वर समेत हाथ निकालने के लिए जोर लगाने लगा। पूरी कुव्वत से हाथ खींचने के नतीजे में हड्डियां दुखने लगी थीं। वह तकलीफ से तिल मिलाकर लीडर से बोला, तुम तमाशा क्या देख रहे हो? अपने रिवॉल्वर से गोली चलाओ। लीडर ने अपने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा, मैं कैसे गोली चलाऊं? इस लड़की का बाप मेरे सर पर सवार है। डी हार्वे ढीला पड़ गया। लड़की के एक पैर की कुव्वत बता रही थी कि वह जमीला राजी है, और वह जमीला राजी है तो फिर फरहाद भी मौजूद होगा। इसलिए वह दोस्त लीडर दुश्मन बनकर तमाशा देख रहा था। जमीला ने कहा, डी हार्वे, तुम रईस अल कबीर के महल में छुपे रहे, ये बात हमें बाद में मालूम हुई, इसीलिए जिंदा सलामत वापस चले गए। मैंने लीडर की जुबान से कहा, तुम्हारे जैसे टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में जानिसारी का जज्बा नक्श किया गया है। इससे पहले कि कोई तुम्हारे दिमाग में आए तुम उस अंगूठी का जहर हलक से नीचे उतार लोगे जो तुमने एक उंगली में पहनी हुई है। जमीला ने कहा, पापा इसकी कमबख्ती देखिए कि जिस उंगली में अंगूठी पहनी है वो हाथ मेरे पांव तले है। मैंने पूछा, क्यों हार्वे, मुझे अपने अंदर आने दोगे? उससे मर जाना पसंद था। ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी के साथ साथ जान देना भी सिखाया गया था। जब उसने देखा कि जमीला के पैर के नीचे हाथ को जरा भी हरकत नहीं दे सकेगा तो फौरन खिसक कर सर और मुंह को अंगूठी की तरफ ले जाने लगा। अपना दूसरा हाथ भी अंगूठी की तरफ बढ़ाने लगा। जमीला ने दूसरा पांव उसके जबड़े पर रख दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से कराहने लगा। जबड़े टूटते हुए महसूस हो रहे थे। ऐसी शदीद तकलीफ के वक्त मैं उसके अंदर पहुंचकर बोला, इलेक्ट्रॉनिक मुकफ्फल तिजोरियां खोल ली जाती हैं, तुम्हारे दिमाग के दरवाजे को खोलने में भी देर न लगी। मैंने उसके अंदर जलजला सा पैदा किया। वह चीखें मारकर तड़पने लगा। जमीला ने झुककर रिवॉल्वर को उठाया, फिर उसकी उंगली से जहरीली अंगूठी निकाल ली। उसका दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। इसके बावजूद उसकी सोच कह रही थी कि उसे और अजियत मिले, इतनी अजियतें मिले कि वह मर जाए, फिर फरहाद को उसका मुर्दा दिमाग मिले। जमीला ने उसे छोड़कर लीडर को काबू में कर लिया, क्योंकि अब मैं हार्वे के अंदर था और उसके चोर ख्यालात से मालूम कर रहा था कि वो किस तरह उस त्यारे के पायलट और एक फौजी अफसर से रब्ता करता है जो कम्युनिस्टों की मदद के लिए ढेर सारा असला लेकर आ रहे थे। मैंने उनके कोड वर्ड्स भी मालूम किए। फिर उसे कहा, तुम मर जाने के लिए बहुत बेचैन हो। लोग जिंदगी की भीख मांगते हैं, तुम क्या मांगोगे? वो कराहते हुए बोला, मैं मौत की भीख मांग रहा हूँ। मुझे मौत दे दो, मुझे छोड़ दो, मेरे ख्यालात ना पढ़ो, मुझे मर जाने दो, मेरे अंदर से चले जाओ। मैंने कहा, जमीला, दुश्मन हमेशा मौत देता है, मगर ये दुश्मन मौत मांग रहे, इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। जमीला ने अपना एक पाँव उसकी ठोड़ी के नीचे हलक पर रखकर दबा दिया। वो मौत की आखिरी हिचकी भी ना ले सका, उसका दम निकल गया। मैंने कहा, अब इस लीडर को काबू में रखो, मैं अभी आता हूँ। मैं तैयारे के एक फौजी अफसर के पास आया। वहां पायलट के अलावा 2 अफसरान और उनके 4 मातहत फौजी थे। मैं यके बाद दीगर उन सबके दिमागों में पहुंचने लगा। उन्हें अंदेशा था कि हम में से कोई उनके अंदर पहुंच सकता है, इसलिए हार्वे कोड वर्ड्स अदा करने के बाद उनसे बातें करता था। पता चला कि जदीद असले से भरा हुआ त्यारा समुंदर पर से परवास कर रहा है। अगर इसे तबाह किया जाए तो किसी मुल्क की आबादी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं एक मातहत फौजी जवान को किचन में ले गया। वहां खाना गर्म रखने के लिए चूल्हा जल रहा था। मैं उस मातहत के जरिए चूल्हे की आग त्यारे के पर्दों और सीटों के कपड़ों में लगाने लगा। 2 अफसरान और 3 मातहतों ने अपनी जगह से उछलकर आग लगाने वाले की तरफ दौड़ते हुए कहा, गधे के बच्चे, ये क्या कर रहे हो? इस त्यारे में गोला बारूद का जखीरा है। मातहत ने गन सीधी करके अपनी तरफ आने वालों पर गोलियां चला दी। फायरिंग के नतीजे में 3 मर गए। 2 ने छुपकर जान बचाई। एक अफसर ने उस मातहत को गोली मार दी। उसका दिमाग मुर्दा हुआ तो मैं गोली मारने वाले अफसर के दिमाग पर मुसल्लत हो गया। वो चाकू से दूसरी सीटों के कपड़े फाड़ फाड़ कर आग बढ़ाने लगा। आग अब त्यारे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई थी। पायलट चीख कर बोल रहा था, ये क्या हो रहा है? फौरन आग बुझाओ, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। मगर पानी सर से गुजर चुका था। वो त्यारा पूरी तरह आग की लपेट में आ चुका था। फिर धमाके होने लगे। तैयारे के परखच्चे उड़ने लगे। इसके टुकड़े दूर तक फिजाओं में उड़ते हुए समुद्र में जाकर डूब रहे होंगे। मैं ये सब कुछ देखने के लिए अब किसी के मुर्दा दिमाग में नहीं रह सकता था। मैंने ईरानी हेलीकॉप्टर के पायलट के पास पहुंचकर कहा, हेलीकॉप्टर उसी जगह ले जाओ, जमीला अब करगान ट्यूब वापस जाएगी। फिर मैंने जमीला के पास आकर कहा, असले से भरा हुआ जो त्यारा यहाँ आधी रात को पहुंचने वाला था उसे मैंने तबाह कर दिया है। मैं लीडर के दिमाग पर मुसल्लत रहूंगा। तुम इसकी गर्लफ्रेंड बनकर इसकी गाड़ी में वहीं जाओ, तुम्हारे लिए इसी जगह हेलीकॉप्टर आ रहा है। जमीला ने हदायत पर अमल किया। वापसी निहायत आसान थी। कोई दुश्मन नहीं जानता था कि किसी कॉटेज में एक अमरीकी एजेंट डी हार्वे मुर्दा पड़ा हुआ है।
किसी ने जमीला का रास्ता कहीं नहीं रोका। वो लीडर के साथ गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर चली आई। रास्ते में मुसल्लह कॉमरेड्स उन दोनों को सलूट करते रहे।